सुनो, टॉपिक का नाम क्या है? नेक्स्ट टॉपिक एक्शन प्लान्स, बेप्स एक्शन प्लान्स। बेप्स क्या होता है? बेप्स बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो एक्चुअली स्टडी मटेरियल में नाम ऐसा दिया, फंडामेंटल्स ऑफ बेप्स, फंडामेंटल्स ऑफ बेप्स। इसका ऑल्टरनेटिव नाम है टॉपिक का एक्शन प्लान्स, बेप्स एक्शन प्लान्स। अब सुनो, मैंने बताया था ना इंटरनेशनल टैक्स के अंदर क्या क्या आता है, बताओ। 30वां का कंफर्म टॉपिक है, एडवांस रूलिंग है, ट्रांसफर प्राइसिंग है, एनआर टैक्सेशन है, इक्वलाइजेशन लेवी, डबल टैक्सेशन है। एंड फिर उसके बाद है ना 3 टॉपिक्स ऐसे है ना, इन लोग ने उसका वेटेज कम रखा है, लेकिन वो 3 चैप्टर है। और एक का नाम है मॉडल टैक्स कन्वेंशन, और एक है बेप्स एक्शन प्लान से वाला, और एक है ट्रीटीज। तो ये 3 टॉपिक है। ऐसे ये 3 टॉपिक में घुसो ना, पूरा का पूरा अच्छा बड़ा सब्जेक्ट जैसा बनता है। इलेक्टिव में है पूरा डेप्थ में है, लेकिन ये 3 टॉपिक्स का है ना डीटी के पेपर में ज्यादा वेटेज नहीं है, अराउंड 4 to 5 मार्क्स, अराउंड 4 to 5 मार्क्स उतना वेटेज है। बट वो 3 चैप्टर है अच्छे खासे टॉपिक्स, हाँ। बट सिंस उसका वेटेज थोड़ा कम है, तो उसको मैं थोड़ा कंसाइज वे में खत्म कर रहा हूँ, कंसाइज वे में। अदरवाइज कितने लोग तो छोड़ ही देते, मेजोरिटी लोग छोड़ ही देते कि 4-5 मार्क का उसमें कितना कितना पढ़ेंगे। लेकिन मैंने क्या सोचा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। टोटल छोड़ने से अच्छा कुछ कुछ आइडिया हो जाए, उतना तो बहुत है ना। ओके, नाउ लुक हियर, इधर देखो, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। अब मेरे को बताओ, पूरे वर्ल्ड में एक भयानक बीमारी चल रही, मालूम है? बेप्स। बेप्स एक बीमारी है, जैसे कोविड की बीमारी थी ना, लेकिन वो तो क्या है, हेल्थ वाली बीमारी थी। ये गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू की बीमारी है। मेरे को बताओ ये बीमारी क्यों, मतलब बहुत बड़ा खतरा क्यों बोलते हैं बेप्स पे? जैसे इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, इंडिया वाले लोग क्या झोलझाल करते हैं? मीन्स इंडिया वाले के एसोसिएट्स बाहर होते हैं, उनकी टीम का कोई, उनका ग्रुप मेंबर, उसका कोई ग्रुप कंपनी वगैरह, एसोसिएट एंटरप्राइज वगैरह होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोग के साथ जब ट्रांजेक्ट करते हैं, क्या अपने फॉरेन में अपने भाई बहन लोग बैठे उनके ट्रांजेक्ट करते टाइम क्या करते हैं, या तो इंडिया में हम लोग बहुत ज्यादा खर्चा दिखा डालते हैं, और यहाँ एक्सेसिवली खर्चा दिखाएंगे, वो अपने लिए खर्चा है लेकिन उसके लिए इनकम बन जाएगी। लेकिन उसको टेंशन क्यों नहीं, क्योंकि उसके देश में टैक्स कम है, या फिर कोई कंट्री में तो टैक्स भी नहीं होता है। तो इंडिया वाले लोग चीटिंग क्या करते हैं, इधर एक्सेसिवली एक्सपेंस बता के इनकम शिफ्ट कर देते हैं। तो उसमें क्या बोलते हैं कि अपना इंडिया में जिस प्रॉफिट्स का बेस था, वो प्रॉफिट शिफ्ट हो गया, और शिफ्ट होके ऐसी कंट्री में चला गया जहां पर टैक्स नहीं है। और सिंस वहां टैक्स नहीं है, तो ये लोग को तो मजा आ गया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का तो नुकसान हो गया ना। जो प्रॉफिट में इंडियन गवर्नमेंट का हक था, वो प्रॉफिट इंडिया से शिफ्ट होके फॉरेन गवर्नमेंट में चला गया। और फॉरेन गवर्नमेंट को चाहे टैक्स कम मिले ना मिले, लेकिन उनके पास चला गया ना, जबकि टैक्स का हकदार इंडिया था। अरे ऐसे सब बात मैं खाली रिफ्रेश कर रहा हूँ, ट्रांसफर प्राइसिंग में ऐसा बात हुआ था ना। ये तो एक्सपेंडिचर ज्यादा बता के झोल किया। कभी कभी क्या करते, इनकम छोटी छोटी दिखा देते हैं। इनकम छोटी दिखाएंगे तो अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन अपने इनकम कम दिखाएंगे तो सामने वाले को खर्चा भी कम दिखाना पड़ेगा, और कम दिखाएगा तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन उनको परवड़ता है ना, उनके देश में टैक्स नहीं है या कम है, लेकिन इंडिया की तो बैंड बज रही है ना। तो ऐसी कुछ बातें करके हम लोग ने बेप्स के बारे में सुना था उस टाइम पे। अब सुनो, ओईसीडी करके अथॉरिटी है, ओईसीडी का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये लोग है ना पूरे वर्ल्ड के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। इन लोग को है ना किसी एक देश की चिंता नहीं है, सब देशों की चिंता है, क्योंकि इसके मेंबर लोग भी सब कंट्री लोग ही है। जैसे इस कंट्री, इसमें मेंबर होगा फ्रांस, जर्मनी, ऐसे बहुत सारी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे सब कंट्रीज लोग इधर मेंबर बनते हैं। अरे कोई एसोसिएशन बनता है, बाद में लोग मेंबर बनते हैं ना यार, मेंबरशिप फीस वगैरह देना पड़ता है। तो इधर सब बड़ी बड़ी कंट्रीज मेंबर्स है, और सब अमीर कंट्रीज लोग इसकी मेंबर है। तो ये बाद में क्या ठेका लेके रखे मालूम है, पूरे वर्ल्ड में जो भी टैक्सेशन के थ्रेट्स है उसका सॉल्यूशन निकालो। मीन्स लोग बाग झोलझाल करते हैं, लोग बाग तो मजा कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट तकलीफ पे आ जाती है। तो ये एक थ्रेट है, और उससे बहुत बार क्या होता है, एक टैक्स जो एक कंट्री को बिलोंग करना चाहिए दूसरी कंट्री खा जाती है बाय प्रॉफिट शिफ्टिंग वाला मैकेनिज्म। तो ये सब चीज का टेंशन कौन लेके बैठी है? ओईसीडी।
तो ओईसीडी ने क्या बोला, कम ऑन ऑल दी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, तुम लोग हमारे मेंबर बन जाओ और हम लोग पूरी मेहनत करेंगे, ऐसे ऐसे तरीके निकालेंगे जिससे ये बेब्स वाली बीमारी को हम पकड़ सके। मतलब जो लोग भी बेब्स वाला झोलझाल करते हैं ना, उनको हम लोग काउंटर अटैक कर सके। मीन्स दो लोग है, एक तो पब्लिक है जो अलग कपटी माइंड से कुछ ना कुछ झोलझाल करती है और बेब्स करती है प्रॉफिट शिफ्टिंग, और ये लोग क्या पुलिस वाला रोल प्ले कर रहे हैं, कुछ ऐसी तरकीब निकाले जिससे हम लोग इनके झोलझाल को सेटिंग को पकड़ सके। तो सी एक बार है ना, ओईसीडी ने इमेजिन करो ऐसा मीटिंग रखा था, इधर देखो सब कंट्रीज वाले बैठे, ये देखो जर्मनी बैठा इधर है ना, फ्रांस बैठा है, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया बैठा है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज बैठी है। सुनो, ये मीटिंग का माहौल बना, उसमें ना मैं ओईसीडी हूँ, मान लो मैं ओईसीडी हूँ। भाई दो ओईसीडी है कहाँ, पेरिस में, पेरिस में इन लोग का हेड ऑफिस है इसका, ओईसीडी का। ओईसीडी का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, है ना। तो इमेजिन मैं ओईसीडी हूँ, मैंने सब सुनो सब कंट्रीज लोग को भाषण दिया। सुनो भाषण में क्या बोला, बॉस बेब्स से तुम लोग लाइटली मत लो, बैंड बज जाएगी, तुम लोग को पता भी नहीं चलता, तुम्हारे देश, तुम लोग तो देश लोग हो, तुम्हारे देशवासी लोग तुमको चूना लगा तो तुमको मालूम भी नहीं पड़ता, वो लोग ये करते वो करते, मतलब जो जो टाइप की चोरियां करते हैं ना, उसके ऊपर भाषण दिया। एंड कितनी गवर्नमेंट सोचे हाँ ऐसा सब भी होता है, हमको लल्लू बना लेते हैं। तो ऐसा ओईसीडी ने उनके बोलते ना आई ओपनिंग वाली बात की कि कोई कोई लोग ये कर देते, कोई कोई लोग ये कर देते, आप लोग को नुकसान होता है तो इसके लिए कुछ करो, और क्या करना चाहिए वो सुझाव भी ओईसीडी ने दिया। मतलब इमेजिन करो, पहले मैं तुमको टेंशन बता रहा हूँ, ये होता ये हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम लोग को स्टूडेंट वाले टेंशन बता दिए, ये हो जाता ये हो जाता वो हो जाता, ऐसे करें तो फेल हो जाते, ये हो जाता तकलीफ हो जाती है, आईसीए ऐसा पेपर डाल देती कभी, पहले टेंशन बता दिया तुम लोग को, फिर तुमको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप लोग को ये करना चाहिए ये करना चाहिए, फिर बाद में तुम लोग कोई कोई लोग उस पर अमल करोगे, कोई कोई लोग नहीं करोगे। तो अपने को यही पढ़ना है इस चैप्टर में कि पहले ओईसीडी ने क्या थ्रेट्स बताई थी, फिर उसके लिए उन लोग ने सुझाव क्या दिए, फिर कौन सी कंट्री ने उसको अडॉप्ट किया कि नहीं। अपने को सब कंट्री का पंचायत दिन इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया देखना है, उसमें इंडिया ने उसमें से कौन से सुझाव को अडॉप्ट किया। तो सी अपना थियरी विल बी इन 3 पार्ट्स। पहले इशू थ्रेट जो ओईसीडी ने सब लोग के सामने खोली, जैसे आज तुमको सीए की एग्जाम को लेके ना मैं इश्यूज बता सकता हूँ, बॉस तुम लोग स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो ना, स्टडी मटेरियल के बाहर का डाल देंगे, एग्जाम्पल ऐसा आ नहीं रहा है, तो मतलब पहले डराऊंगा ना, क्योंकि तुम लोग तो यही हाँ इंस्टीट्यूट ने बुक दिया उसी में से आएगा ना, लेकिन अचानक मैं आकर तुमको बोलूं बॉस अभी ऐसा नहीं है, इंस्टीट्यूट बुक के बाहर से भी पूछ सकती है, तुम लोग को जो जर्नल्स आती है उसमें से पूछ सकती है, ऐसे एग्जाम्पल। तो ये मैंने क्या टेंशन खड़ा किया, फिर बाद में उसके लिए सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर बाद में कोई अमल करे ना करे वो उसकी चॉइस है। तो वैसा ही कुछ ओईसीडी ने किया, बट बच्चों की परीक्षा के लिए कि टैक्सेशन के लिए, टैक्सेशन के लिए। तो पहले टैक्सेशन का थ्रेट्स बताया, वो भी प्रिसाइसली बेब्स ओरिएंटेड, कि देखो ऐसा करेंगे तो प्रॉफिट शिफ्टिंग होता है, ऐसा करेंगे तो प्रॉफिट शिफ्टिंग होगा, अगर प्रॉफिट शिफ्टिंग हो गया तो आपका टैक्स भी शिफ्टिंग हो गया, तो आपको मिला क्या। तो पहले टेंशन दिया तुम लोग को, फिर बाद में मैंने तुमको उसका सॉल्यूशन बताया, एंड फिर उस सॉल्यूशन में से जो जो सॉल्यूशंस पे इंडिया ने अमल किया ना, वो स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो मतलब टॉपिक का मैं तुमको हाईलाइट बता रहा हूँ, मतलब टॉपिक इस तरह से चलेगा। हाँ ये पूरा थियरी ऐसा क्वेश्चन है, थियरी मोस्टली थियरी है, लेकिन तुम लोग पढ़ोगे तो उसके बाद तुमको आइडिया आएगा कि हाँ इसमें ऐसा भी फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन एक बार अभी तो मैंने खाली ग्लिम्स ही बताया ना, अब सुनो, ऐसे पहले फील करो पूरे टॉपिक में कि सब कंट्रीज लोग बैठे, एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ था रे, खाली ऐसे सोचो ना एक सेमिनार रखा है, सब कंट्रीज लोग को बुलाया हुआ है, और इधर स्पीकर कौन है, ओईसीडी, सीरियस ने ओईसीडी है, और इधर कौन है, सब अलग अलग कंट्रीज के गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव लोग बैठे हैं, और मैं कौन हूँ, ओईसीडी है। तो सी ओईसीडी ने टोटल 15 थ्रेट्स बताए थे, कितनी 15, 1 2 3, और हर थ्रेट में ना टेंशन दिया कि भाई ये टेंशन होता है तो उस टेंशन से आपको बेब्स हो जाएगा, बेब्स हो जाएगा मतलब बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। और उसमें सब तुम लोग उसको सुन के दुखी क्यों हुए मालूम है, यार प्रॉफिट शिफ्टिंग हुआ तो मतलब हम लोग को तो टैक्स मिलेगा ही नहीं, और हमारा टैक्स अगर शिफ्ट होकर दूसरी कंट्री को मिल रहा है तो गलत है ना। तो पहले मैं तुमको 15 थ्रेट्स बताए, एंड फिर उन 15 थ्रेट्स का मैं तुमको सॉल्यूशन बता रहा हूं, उसको बोलते हैं एक्शन प्लान। कम ऑन लेट्स टेक एक्शन, लेट्स प्लान दिस, आज से हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ बेब्स नहीं होगा,
इसको क्या बोलते हैं, एक्शन प्लान्स। तो पहले इश्यूज समझने हैं कि ऐसा क्या इश्यू जिससे बेप्स होता है, फिर एक्शन प्लान सजेस्टेड बाय ओईसीडी। एक्शन प्लान वर्ड को फील करो, एक्शन प्लान मतलब तुम लोग को ये एक्शन लेना चाहिए, इसकी प्लानिंग करो। और बाद में कोई कोई लोग वो एक्शन प्लान पे अमल कर रहे, कोई कोई लोग नहीं कर रहे। तो अब सी टोटल कितने एक्शन प्लान ऐसे, 15, मतलब 15 टेंशन बताए, उसके 15 सॉल्यूशन बताए। अब स्टूडेंट को क्या मालूम है, सब एक्शन प्लान का विद नाम एंड नंबर पता रटा हुआ रहना चाहिए, नंबर के साथ। तो सी जैसे एक्शन प्लान है ना, एक्शन प्लान 1, इट इज कॉल्ड चैलेंजेस ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। चैलेंजेस ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, तुम लोग को पता है डिजिटल इकोनॉमी क्या चैलेंज लेके आए? गूगल को देख लो, गूगल भाई साहब भारत से 4000 करोड़ का रेवेन्यू छाप के गया है। गूगल इंडिया में 4000 करोड़ का रेवेन्यू छापा है जस्ट बाय एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्या हाथ पे हाथ रख के बैठी रही कि हम उनको टैक्स ही नहीं मार पाए? क्यों बोलो? अरे मैं रिपीट कर रहा हूं यार, गूगल के एग्जांपल से बताओ। गूगल अपने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट टेक्नोलॉजी से इंडिया से कितना पैसा छापी? 4000 करोड़। ये 14-15 ईयर का डेटा है। लेकिन इनकम टैक्स वाले खाली देखते ही रह गए, उनको टैक्स ही मार पाए। क्यों नहीं मार पाए बताओ? क्योंकि उन लोग का, अरे क्यों नहीं टैक्स, हाँ गूगल का कोई फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है ना, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो उस मजबूरी में हम लोग टैक्स नहीं मार पाए। एक तरफ हमने रूल बना के रखा गया, अगर उनका भारत में पीई हुआ तो ही टैक्स मारेंगे। लेकिन गूगल को तो पीई का जरूरत ही नहीं है। पीई मतलब क्या है? हैविंग सम फिजिकल लोकेशन ना। और उन लोग को तो फिजिकल लोकेशन की जरूरत ही नहीं है, उन लोग तो सब ऑनलाइन करते हैं। उन लोग तो छोटा कमरा लेके भी 1000 करोड़ कमा सकते हैं। अरे तो ये मजबूरी में इंडिया वाले उनको टैक्स नहीं मार पाए। तो बताओ इससे बेप्स क्या हुआ? बताओ बेप्स क्या हुआ बताओ, आगे नहीं बढ़ने। इससे बेप्स क्या हुआ? जो प्रॉफिट्स का बेस इंडिया था भाई, 4000 करोड़ की इनकम की पैदाइश इंडिया से हो रही है। अपने ऐसे बेचारे गुजराती, मराठी, मारवाड़ी लोग उनको पैसा दे रहे हैं, तो अपनी उन लोग रोकड़ी किससे करे? भारत से। तो प्रॉफिट्स का बेस तो भारत में ना, लेकिन वो बेस की बैंड बच गई, बेस इरोजन हो गया। और वो प्रॉफिट शिफ्टिंग मतलब इंडिया को तो टैक्स नहीं मिल रहा है। हाँ गूगल जो अमेरिका में बैठी है, यूएस वाली गवर्नमेंट मस्त टैक्स मार रही है गूगल को। अरे मतलब जो टैक्स पे अथॉरिटी किसकी थी? इंडिया की। इंडिया तो टैक्स नहीं मार पा रही है। हु इज एंजॉइंग द टैक्स? यूएस। क्योंकि गूगल यूएस का है तो वो लोग टैक्स एंजॉय कर रहे हैं, तो उनको फायदा हो गया ना। आज इमेजिन करो, सुनो, अगर इंडिया वाले टैक्स मार पाते ना, तो फिर भी यूएस तो टैक्स मारता ही, लेकिन फिर यूएस को उनको क्रेडिट देना पड़ता, रिलीफ, डबल टैक्सेशन का। अरे यूएस तो एनी केस में गूगल को टैक्स मारने वाली थी, क्योंकि गूगल वहां का रेसिडेंट है तो वहां तो टैक्स मारेंगे ना। लेकिन अगर इंडिया को भी टैक्स मारने का राइट मिलता ना, तो सोचो क्या होता, गूगल को डबल टैक्स आता। लेकिन गूगल ने जो इंडिया में भरा ना, इंडिया वालों को तो मिल जाता, लेकिन यूएस गवर्नमेंट को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता बाय गिविंग द क्रेडिट एंड रिलीफ टू द गूगल। अरे डबल टैक्सेशन का एडवांटेज क्या होता है मालूम है ना? इंडियन गवर्नमेंट को एक बार टैक्स मिल गया ना, तो इंडिया की तो रोकड़ी हो गई। फिर बाद में गूगल वाला रोएगा, ए हमको डबल डबल लगा। हाँ तो तेरा यूएस संभालेगा तेरे को? यूएस वाले को बोल, उधर तू 100 रुपया टैक्स भर रहा है ना, 100 मत भर, खाली 40 भर। ये बोल गवर्नमेंट इंडिया को 60 दे दिया। अरे मतलब इन शॉर्ट इंडिया को तो अपना ड्यू शेयर मिल जाता है ना। लेकिन बिकॉज वी आर नॉट एबल टू टैक्स, गूगल इज नॉट क्राइंग फॉर डबल टैक्स। क्या? बिकॉज वी आर नॉट एबल टू टैक्स, तो उन लोग गूगल का डबल टैक्स होना ही नहीं है। तो मस्त में 100 रुपया अमेरिकन गवर्नमेंट को दे रही है, ये लो हमारे प्रॉफिट का, मान लो उनका 100 का टैक्स है, तो पूरा अमेरिका 100 एंजॉय कर रही है। तो इंडिया को तो बेप्सी हो गया ना एक तरह से। मीन्स आज अगर इंडिया टैक्स मार पाती, वापस बताओ, और 60 रुपया टैक्स मार लेती अगर, तो क्या होता? तो गूगल अमेरिका को क्या बोलती, आपने देखो हमसे 100 रुपया टैक्स मारा है ना, लेकिन हमको 60 एडजस्ट करवा दो ना। करने देना पड़ता, झक मार के यूएस को 60 का क्रेडिट देना पड़ता, क्योंकि उन लोग ने इंडिया में टैक्स भर दिया है, तो उनको क्रेडिट देना पड़ता। तो अमेरिकन गवर्नमेंट की जेब में खाली 40 ही आता ना, और इंडिया को अपना 60 मिल जाता। लेकिन हम उनको टैक्स ही नहीं मार पा रहे, तो पूरा 100 कौन खा के बैठ गया? अमेरिका, यूएस वाले। तो इंडिया के लिए टेंशन है बॉस, इसको लाइटली मत लो। तुम लोग क्यों लाइटली ले रहे हो? ये टेंशन है इंडिया के लिए। इस टेंशन को क्या बोलते? प्रॉफिट शिफ्टिंग हो रहा है। इस प्रॉफिट पे इंडिया हकदार है, लेकिन इंडिया को नहीं मिल रहा है।
ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। इसको बोलते चैलेंजेस ऑफ, ऐसा भाषण ओईसीडी ने दिया। ओईसीडी ने बोला देखो ये डिजिटल इकोनॉमी आजकल ऐसी हो गई ना कि उनको फिजिकल प्लेस का जरूरत ही नहीं पड़ता, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। और जब सब ऑनलाइन होता है तो लोग बागों को फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस चाहिए ही नहीं। अब जब फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है तो इंडिया वाले या फिर कोई भी कंट्री हो उनको टैक्स नहीं मार पाती है। अब उनको टैक्स नहीं मार पाती तो टेंशन है। अरे ये टेंशन बताया, अरे एक्चुअली तुम लोग को सब नॉलेज है, ये रिपीट किया है इन टर्म्स ऑफ न्यू टॉपिक। तो ये चैलेंज बताइए, इसको क्या बोलते हैं? चैलेंजेस ऑफ। चैलेंज क्या है? वी आर नॉट एबल टू टैक्स देम इन एब्सेंस ऑफ देयर पी एंड दे डोंट रिक्वायर पी बिकॉज बिजनेस इन ऑनलाइन, मतलब क्लाउड पे हो रहा है सब धंधा। क्लाउड बोलते हैं ना इसको, क्लाउड साइबर स्पेस बोलते हैं, साइबर स्पेस। जमीन पे धरती पे धंधा नहीं हो रहा है, स्पेस में साइबर स्पेस में हो रहा है। तो सिंस उन लोग का फिजिकल चीज ही कुछ नहीं होता तो हम टैक्स नहीं मार पा रहे, तो ये चैलेंज हो गया है। तो सुनो, फिर ओईसीडी ने सबको ऐसा भाषण दिया, सब लोग सोचे हाँ यार ऐसा लल्लू बने हम लोग तो यार। अरे इंडिया वाले भी बाद में रियलाइज किए थे। अरे फिर ओईसीडी ने बोला भोंदुओ तुम लोग को मालूम भी नहीं पड़ रहा है, तुम्हारे देश से ना कोई पैसा छाप के जा रहा है और तुम्हारा पीई का झंडा गाड़ के बैठे हो, उस कारण से तुम टैक्स ही नहीं मार पा रहे हो, तो तुम लोग का रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, टेंशन लो। तो सब टेंशन लिए। फिर बाद में उन लोग बोले सर क्या करें? सर कौन है इधर? ओईसीडी। क्या करे? तो बोला देखो या तो आप है ना इक्वलाइजेशन लेवी जैसा कॉन्सेप्ट चालू कर दो। इक्वलाइजेशन लेवी, अब उसको इक्वलाइजेशन क्यों बोलते मैं सिखा दिया तो रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अरे इक्वलाइज करना मतलब अगर एक ट्रेडिशनल कंपनी फिजिकल प्लेस रख के धंधा करती है तो उसको टैक्स आता है, लेकिन जो फिजिकल नहीं ऑनलाइन बैठे बैठे काम कर रहा है उसको टैक्स नहीं मारो, इक्वलाइज करना चाहिए। तो इक्वलाइजेशन बोल के एक नया लेवी चालू कर दो। कम ऑन, हिम्मत रखो, है ना। लास्ट बात क्या हुई थी अपने? लास्ट कहाँ से सुना था बताओ? मैं रिपीट कर दूंगा। पहले ओईसीडी ने सब लोग को टेंशन क्या दिया कि तुम्हारे देश से लोग पैसा छाप के जा रहे हैं ऑनलाइन वाले, तुमको मालूम ही नहीं पड़ा, तुम टैक्स नहीं मार पाए क्योंकि पी नहीं है। तो फिर ओईसीडी ने सुझाव क्या दिया कि ठीक है आप पी वाला कॉन्सेप्ट रखो, हम ये नहीं बोलते पी का कॉन्सेप्ट हटा दो, सुनो पी वाला कॉन्सेप्ट रखो, लेकिन उसने सजेशन क्या दिया? ऐसा इक्वलाइजेशन लेवी जैसा कॉन्सेप्ट निकालो। ऐसी आइडिया दी और ऐसी 3-4 और आइडिया दी थी। फिर इंडिया वाले ने बोला वाह व्हाट एन आइडिया, इक्वलाइजेशन लेवी, लेट्स स्टार्ट कर दिया इन लोग ने। कभी 2016 में 2016 में चालू कर दिया और ये सब आना 2015 में सब एक्शन प्लान्स आए थे। तुरंत इंडिया वालों ने इमीडिएट एक्शन लिया, यार ये तो हमारे साथ तो गलत हो रहा है। तभी इन लोग ने ना 14-15 वाला ईयर देखा, यार 14-15 वाले ईयर में गूगल हमारे यहाँ से 4000 करोड़ छाप के गया, तो ओईसीडी तो सही बोली हमको, उसने तो हमारी आंखें खोल दी। आंखें खोली नहीं खोली तो ओईसीडी ने तो हमारी आंखें खोल दी। ऐसे इंडियन गवर्नमेंट सोची तो उन लोगों ने ताबड़तोड़ एक्शन लेके क्या किया? इक्वलाइजेशन लेवी चालू किया। शुरुआत में इन लोगों ने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का किया था, फिर बाद में 2020 का बजट उसमें क्या कर दिया? ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स के ऊपर भी चालू कर दिया। तो मतलब ये सब जो अपने पढ़ रहे हैं ना, ये इंडिया वालों का क्रिएटिविटी नहीं है। ओईसीडी इतना सुपीरियर बॉस है सबका, मतलब सब कंट्रीज का पप्पा है वो दिमाग जबरदस्त, उसका काम ही R&D करना, लोग बाग क्या झोल करते हैं उसको समझना और उसके झोलों को काउंटर अटैक करने के लिए सुझाव देना। तो ये पहला सुझाव दिया था। तो सुनो, इधर 3 चीज बताओ मेरे को। अपने थियरी 3 पार्ट में होती है, पहले इशू क्या है, चैलेंज क्या है, फिर रिकमेंडेशन गिवन बाय ओईसीडी एंड एक्शन टेकन बाय इंडिया। सी ऐसे वेरियस कंट्रीज टेक एक्शन, बट वी हैव टू स्टडी इंडिया ने क्या एक्शन लिया। मतलब बेसिकली पता है बच्चों से इन लोग इंस्टीट्यूट क्या चाह रहे हैं मालूम है क्या? नॉलेज होना चाहिए। आज इक्विलाइजेशन लेवी रट्टा मार के रख लिए। तुम लोग को बैकग्राउंड है, क्यों आया था? तो बैकग्राउंड आया ना अभी तुम लोग को, ये नॉलेज तुमसे एक्सपेक्ट हो रहा है बस कि ओईसीडी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे हुआ था ये। कम ऑन, हिम्मत रहो, कम ऑन। ये 3 चीज का आंसर दो तो अपना एक्शन प्लान 1 खत्म हो गया। अरे 3 चीज का आंसर दो। पहले एक्शन प्लान नंबर क्या है? नंबर बोल नंबर बोल। 1 एक्शन प्लान 1, एक्शन प्लान 1। कम ऑन, बीच बीच खड़े हो जाने का ना, ऐसे खड़े हो जाओ, चलने लगो, ऐसे फिरने लगो, ऐसे करके, है ना। हाँ नहीं, बिंदास ऐसे कर सकते, खड़े होके पीछे चले जाने का। अच्छा, बीच में उठ के कोई बेंच भी चेंज कर दे, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तुम लोग के सब कुछ करने को तैयार हूँ, प्रोवाइडेड तुम लोग लेक्चर सुनो।
ओईसीडी ने पहले एक्शन प्लान नंबर 1 है, नाम क्या है इसका, चैलेंजेस ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। इधर इशू क्या था कि डिजिटल कंपनीज को वी आर नॉट एबल टू टैक्स बिकॉज दे डोंट हैव पी, इनफैक्ट दे डोंट रिक्वायर पी, देयर बिजनेस गोस इन स्पेस, साइबर स्पेस, दे डोंट रिक्वायर अ फिजिकल प्लेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट एबल टू टैक्स, दिस इज द इशू। अरे इशू है। फिर रिकमेंडेशन क्या दिया, इक्वलाइजेशन लेवी चालू कर दो। फिर सुनो, एक्चुअली इन लोगों ने 3 रिकमेंडेशन दिए थे। एक रिकमेंडेशन था इक्वलाइजेशन लेवी जैसा कॉन्सेप्ट चालू कर दो, जैसे भाड़ में गया पी ना होते हुए भी हम टैक्स मार पाएंगे, और उसको तुम्हारे डोमेस्टिक इनकम टैक्स से थोड़ा अलग रखो, मतलब उसको इनकम टैक्स के नाम से पब्लिश मत करो, अलग इक्वलाइजेशन लेवी। तो एक सुझाव ये था, वो तो हम फॉलो भी किए। दूसरा सुनो, वर्चुअल पी का कॉन्सेप्ट चालू कर दो। मीन्स अगर कोई गूगल जैसी कंपनी इंडिया की कोई सर्वर पे अपना वेबसाइट रखे, मतलब अपने वेबसाइट बनाते हैं ना तो किसी सर्वर के ऊपर होता है। और आज तुम लोग को भी कोई वेबसाइट बनानी है ना तो तुम लोग को सोचना पड़ेगा किसका सर्वर लूं, गो डैडी है ना, अलग अलग है, तो अपने को सर्वर बुक करना पड़ेगा। सर्वर मतलब कंप्यूटर होता है, अरे जैसे है ना सर्वर ऐसा एक कंप्यूटर ही होता है, मतलब एक छोटा कंप्यूटर नहीं, पूरा का पूरा रूम कंप्यूटर जैसा होता है, इतना वो पूरा सर्वर होता है। अरे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, मतलब सोचो इतना बड़ा कमरा है, उसमें सब कंप्यूटर ही कंप्यूटर है, वो सर्वर बोलते हैं, और उस पर वेबसाइट लोकेट करना। तो सुनो, एक सुझाव ये दिया था कि अगर कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में, जैसे खार सैंटा क्रूज में कोई बहुत बड़ा कमरा रखे, किसी का बड़ा सर्वर है, उसके उस सर्वर पे अगर किसी ने अपना वेबसाइट लोकेट किया ना तो समझो उन लोग का इंडिया में अड्डा जम गया है। अरे मतलब ये वर्चुअल पे ही होता है। अरे मतलब वो गूगल वाली जैसे फॉरेन कंपनी ने क्या किया है, इंडिया में कोई ब्रांच ऑफिस नहीं लिया है, इंडियन फिजिकल एंटिटी का कोई सर्वर पे वेबसाइट डाल। अरे वेबसाइट दुकान ही होगी ना यार, नहीं आईपी एड्रेस तो इंटरनेट यूजर के लिए होता है ना। सी वेबसाइट बनाते ना तो वेबसाइट का अपने को लोकेशन करना पड़ता है कि वो किस पे, अरे वेबसाइट में डेटा पड़ा होता है ना, आज अपने कंप्यूटर में डेटा होता है तो वेबसाइट का डेटा किधर रहता है, वो एक सर्वर पे रहता है ना। सर्वर मतलब इट इज प्रोवाइडिंग सर्विस, और सर्वर बहुत लोग के होते हैं, कुछ सर्वर सिंगापुर में किसके सर्वर्स होंगे, इंडिया में किसी के सर्वर्स है। सी सर्वर्स तो फिजिकली होता है ना, है नहीं, गूगल का नहीं है। गूगल वालों ने तो अपने देश के सर्वर में ही अपना वेबसाइट बना के रखा है। गूगल वालों ने तो वेबसाइट बनाया ना तो उन लोग ने सर्वर कहाँ का चुना है, अपने देश का है। हाँ मतलब एक ऑप्शन दिया कि अगर कोई फॉरेन की कंपनी तुम्हारे इंडिया में किसी का सर्वर है, खार में, बैंड्रा में, एक्चुअली सर्वर है ना कोई फिजिकल जगह पे होता है, पहले ये मानो, मतलब ऐसा रूम जैसे ही हो, जैसे इसको ये सर्वर भी बन सकता है, लेकिन मतलब कंप्यूटर से भरा पड़ा रहेगा पूरा। तो इमेजिन इंडिया में कोई खार, बैंड्रा, दादर में किसी का सर्वर है, और उस सर्वर के ऊपर किसी फॉरेन एंटिटी ने अपना वेबसाइट बनाया ना तो समझ जाओ उन लोग का पी है, उसको बाद में क्या बोलेंगे, वर्चुअल पी। मतलब ऐसा एक ऑल्टरनेटिव दिया। ओईसीडी क्या बोलते, तेरे को फॉलो करना है कर, हम तो खाली आइडिया दे रहे हैं कि डिजिटल में सब वेबसाइट बेस्ड होता है ना यार, तो अब ये भी कर सकते हो। लेकिन इंडिया वालों को आइडिया जमा नहीं। इंडिया वाले क्या सोचे, ये तो क्या है, वेबसाइट तो उन लोग इधर बनाएंगे नहीं, वेबसाइट तो किसी के भी सर्वर बना सकते हैं, वेबसाइट बनाने में थोड़ी कोई इतना सोचेगा। फिर तो हर फॉरेन एंटिटी क्या करेगी, अपनी वेबसाइट का लोकेशन उनके फॉरेन सर्वर्स पे रखेंगे। हाँ फिर बात वो तो मतलब इजीली वो लोग बच जाएंगे ना। लेकिन इक्वलाइजेशन लेवी के चंगुल से कैसे बचेंगे, इक्वलाइजेशन लेवी तो कुछ नाटक ही नहीं कर रहा है। इंडिया में ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट किया ना, इंडिया में ऑनलाइन सेल हुआ ना, खत्म। मतलब वो इजीली हम लोग टैप कर पा रहे हैं ना उसको। इसलिए गवर्नमेंट ने, सॉरी ओईसीडी ने जो अलग अलग सुझाव दिए थे ना, उसमें ये भी एक सुझाव था वर्चुअल पी का कॉन्सेप्ट चालू करो, लेकिन हमने वो फॉलो नहीं किया। फिर एक और सुझाव दिया था सब्सटैंशियल डिजिटल प्रेजेंस, मतलब किसी फॉरेन एंटिटी का इंडिया में भयंकर डिजिटल प्रेजेंस है, अरे डिजिटल प्रेजेंस है, तो उसको टैक्स मार दो, उसको डीम्ड एज पी बोल दो। लेकिन इंडिया वालों ने ये नहीं किया, थोड़ा अलग किया, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। ओईसीडी ने सुझाव क्या दिया था, डिजिटल प्रेजेंस, मतलब कोई इंडिया में उसका डिजिटल प्रेजेंस इतना है तो उसको डीम्ड एज पी। तो थोड़ा बहुत हमने ऑप्ट किया उसमें, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस था ना, कि इंडिया में कोई 3 लाख से ज्यादा यूजर्स रख रहा है तो उसका डिजिटल प्रेजेंस अच्छा है। और ये भी सुझाव उसी ने दिया था ओईसीडी, इंडिया वाले थोड़ी कोई क्रिएटिव दिमाग से अमेंडमेंट निकालते हैं,
कॉपी मारते हैं। इन लोग सबका गॉडफादर कौन है? ओईसीडी। ओईसीडी बोलते हैं, सब कॉपी करते हैं। तो ये जो एक्चुअली सुनो, ओईसीडी ने तो क्या बोला? सब्सटैंशियल डिजिटल प्रेजेंस बोल रहे। उनकी लैंग्वेज ये थी कि इफ समवन हैज अ सब्सटैंशियल डिजिटल प्रेजेंस, उसको पी मान लो। लेकिन हम लोग ने उसको थोड़ा हटके किया। क्या किया? सब्सटैंशियल डिजिटल प्रेजेंस नहीं, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। और उसमें क्या रखा? अगर आपके यूजर जैसे लोग हैं ना तो 3 लाख और मोर, और अगर ट्रांजेक्शन्स करते हो तो 2 करोड़ से ज्यादा। मतलब ये भी उन लोग से सजेशन के बाद ही हम लोग के दिमाग में आया ना। तो देखो, मैंने रिकमेंडेशन में 3 बताए थे। क्या रिकमेंडेशन था? एक इक्वलाइजेशन लेवी का रिकमेंडेशन, सब्सटैंशियल डिजिटल प्रेजेंस और वर्चुअल पी। ये सब आइडियाज ही थे। और ये सब आइडियाज क्या है? एक सजेशन होता है, नहीं फॉलो करना तुम्हारा मर्जी। देखो ओईसीडी क्या बोलेगा, हम लोग क्या है, थोड़ा चैरिटी ऐसा काम करे एक तरह से। आप लोग क्या चैरिटी काइंड ऑफ ही है ना, एग्जैक्टली चैरिटेबल नहीं बोलना चाहिए, काइंड ऑफ वो देश की, वर्ल्ड की सेवा ही है ना। अब आपकी मर्जी, नहीं करना तो मत करो। फिर इंडिया वाले तो बेचारे एक्शन भी लिए। क्या एक्शन लिए? 2016 में इक्वलाइजेशन लेवी निकाला, फिर 2020 में, और उसको नहीं, 2020 में इक्वलाइजेशन लेवी का सेकेंड वाला निकाला, इक्वलाइजेशन लेवी 2.0 दूसरा वाला निकाला। अरे ऑनलाइन वाला था ना वो, डेटा कलेक्टेड, वो एडवर्टाइजमेंट टारगेटिंग इंडियन का साला था ना वो। फिर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस भी चालू कर दिया। तो ये एक्शन टेकन बाय इंडिया है। तो ये डी हो गया, डी फॉर डिजिटल इकोनॉमी का चैलेंज। तो इस तरह से ना अपने को हर एक्शन प्लान का अपने को इश्यू, रिकमेंडेशन, एक्शन, सी एक आध मैं डिटेल में बताऊंगा ना तो क्या थीम समझ जाएगा अपने को। ये टॉपिक में पूरा थीम समझना है, फिर बाद में इसका नोट्स देख के यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो ये एक हो गया ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हाइब्रिड मिसमैच। ये थ्रेट इंडिया को नहीं है, लेकिन ये बताऊंगा वर्ल्ड में ऐसी थ्रेट है हाइब्रिड मिसमैच की। ये देखो हाइब्रिड मिसमैच क्या होता है, पहले सुनो। ये मैंने नंबर क्या लिखा ना, एक्शन प्लान का नंबर है। एक्शन प्लान 1 ये, एक्शन प्लान 2। कोई पूछे ना व्हाट इज एक्शन प्लान 2, तो क्या बोलना चाहिए? एक्शन प्लान 2 क्या है? हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट। एक्शन प्लान 2 का नाम है। अरे तुम लोग को है ना डीटी के पेपर में थोड़ा 4-5 मार्क का आएगा ना, तो एक्शन प्लान के नाम याद होने भी बहुत हो जाएंगे, डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं। लेकिन एक मेरे को डिटेल में घुस के क्यों बताना पड़ रहा है, ताकि फील आए कि चीज क्या है। पूरा ऐसे ऊपर से पढ़ेंगे तो क्या है, नहीं के बराबर हो गया ना। बाकी ये सब देखो फटाफट हो जाएंगे। हाइब्रिड मिसमैच, फिर ये एक्शन प्लान 3 कुछ है, फिर 4, ऐसे यही ऑर्डर में अपने को याद रखना है। अब इसको याद करने के लिए इसका कीवर्ड कैसा है, इसको कैसे रीड करते हैं? धमकी हटपट मैडम, धमकी हटपट मैडम, इसको ऐसे प्रोनाउंस करना चाहिए। तो एटलीस्ट से सारे एक्शन प्लान याद हो जाएंगे। जैसे अपने आईसीडीएस याद किए थे ना, ये आयकर, टफ गवर्नमेंट, सब चोर, वैसे इधर भी नंबर यही ऑर्डर में याद रखना पड़ेगा, इसलिए धमकी हटपट मैडम। अब देखो हाइब्रिड मिसमैच क्या होता है, सिंपल। ये देखो, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये स्पेन है, और इन लोग ने ना ऐसा एक सिक्योरिटी इशू किया है, डिबेंचर बॉन्ड इशू करते हैं ना, किसने इशू किया है? ऑस्ट्रेलिया ने इशू किया है। और वो सिक्योरिटी है ना ऑस्ट्रेलिया के लिए तो डेट है, लेकिन स्पेन वाले हैं ना उस सिक्योरिटी को इक्विटी ट्रीट करते हैं। अरे मतलब होता है ना, जो सिक्योरिटी के आइटम इमेजिन करो, अपने डिबेंचर्स बॉन्ड जैसे बोलते हैं ना। और अपने तो लिमिटेड वर्ड इंडिया में जो यूज होते बोलते हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में तरह तरह की सिक्योरिटीज है। उसमें मान लो एक ऐसी सिक्योरिटी थी, इसको इंस्ट्रूमेंट बोलते, क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट, जो ऑस्ट्रेलियन सरकार के लिए इट इज अ डेट आइटम। डेट का नेचर होता है ना, फिक्स्ड इंटरेस्ट वगैरह वो सब होता है। लेकिन वही इंस्ट्रूमेंट को है ना स्पेन वाले इक्विटी बनते हैं। स्पेन बोला हाँ ये दिस इज इक्विटी आइटम। अरे फॉरेन कंट्री अलग है, हर कंट्री का कल्चर अलग होता है ना। तो इधर सुनो, इसमें लफड़ा क्या होता है, इसमें थ्रेट सुनो क्या है। ये इसको डेट गिन रहा है, ये इसको इक्विटी गिन रहा है। अब बताओ, एक से मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, इसने इसमें इन्वेस्ट किया था ऐसा, ये इन्वेस्ट क्या ऐसा दिखाएंगे। अब ऑस्ट्रेलिया को पे क्या करना पड़ेगा इस पे? हाँ, ऑस्ट्रेलिया जब इसको डेट गिन रहा है तो क्या बोलेंगे हमने उस, अरे पहले ये, फिर ये ड्राइंग का बोला हमने इन्वेस्ट किया था, स्पेन ने इन्वेस्ट किया था और ऑस्ट्रेलिया उस पर रिटर्न्स दे रही है।
तो ऑस्ट्रेलिया क्या बोलेगी, हमने तो इंटरेस्ट पे किया है, हमने तो इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट पेड, ये एरो फील करो। लेकिन स्पेन वाले क्या बोलेंगे, ए हमको डिविडेंड मिला, डिविडेंड मिला। अरे स्पेन वाले इसको डिविडेंड गिनेंगे, इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। अरे हाइब्रिड मतलब दो ब्रीड है, डेट और इक्विटी का मिक्सचर हो गया, मिक्सचर, मिक्स्ड एंटिटी वाला, इसको हाइब्रिड। और हाइब्रिड होने से लफड़ा हो जाता है, गैस करो क्या लफड़ा होगा। तुम लोग को मालूम है वर्ल्ड वाइड डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट है, इंडिया वाले बुक्खड़ है जो डिविडेंड पे टैक्स मार रहे हैं। पहले बताओ वर्ल्ड वाइड एग्जाम रखने का लॉजिक क्या होता है, कंपनी अपने प्रॉफिट्स का टैक्स बेचारी भर रही है और वही प्रॉफिट शेयर होल्डर को बांट रहे, तो शेयर होल्डर भी बेचारा भर रहा है। ये नीति इंडिया में ही है। बाकी वर्ल्ड वाइड प्रोटोकॉल क्या मालूम है, कंपनी अपने प्रॉफिट्स पे टैक्स भरती है, तो वो प्रॉफिट जब शेयर होल्डर को बांटते हैं तो डिविडेंड्स इज टैक्स फ्री। अरे जनरल मार्केट में कल्चर है, तो तुम लोग इंडिया को अगर साइड में रखो, वर्ल्ड में प्रोटोकॉल क्या है, डिविडेंड को थोड़ी टैक्स भरना होता है, डिविडेंड तो प्रॉफिट्स में से आया था, तो कंपनी ने तो प्रॉफिट में टैक्स भरा ही होगा ना। तो सुनो इसमें क्या होता है, स्पेन वाले क्या बोले, अरे हमें डिविडेंड मिला है, तो वो लोग एग्जाम कर देंगे। और ऑस्ट्रेलिया वाला क्या बोलेगा, इंटरेस्ट पे किया है और इंटरेस्ट इज द डिडक्शन अलाउड अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो ये लोग इसका डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। तो मतलब ओईसीडी ने क्या बोला ना, मैं तुम लोग लल्लू बन रहे हो भाई, ऑस्ट्रेलिया तेरे यहाँ पे टैक्स कम हो गया, मतलब कंपनी का टैक्स बता, गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को क्या बता रहे, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपके यहाँ पे जो कंपनी है उसने अपने प्रॉफिट्स में इंटरेस्ट का डिडक्शन लिया है। अरे इंटरेस्ट का डिडक्शन लिया तो ऑस्ट्रेलियन सरकार को टैक्स कम मिला, लेकिन वो डिडक्शन बनी इसकी इनकम, और स्पेन की गवर्नमेंट को भी टैक्स नहीं मिला। अरे स्पेन की गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हमारा स्पेन वासी, देशवासी होता है ना, स्पेन की सरकार क्या सोच रही है, हमारे स्पेन के बंदे लोग डिविडेंड कमा रहे हैं, तो डिविडेंड के नाम का तो हम टैक्स ही नहीं मार पा रहे, तो ठीक है डिविडेंड का नेचर ही एग्जाम्प्ट क्या करे, लेकिन इधर टैक्स नहीं आ रहा तो उधर भी तो नहीं आ रहा है ना। अरे तुम लोग गवर्नमेंट की फीलिंग देखो, सी ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी को तो मजा आ रहा, वाह प्रॉफिट्स में से डिडक्शन मिला, लेकिन कंपनी को डिडक्शन अच्छा लगता है, लेकिन कंपनी डिडक्शन लेती है तो सरकार को तो टैक्स नहीं मिलता ना। और ये इनकम जिसको मिला उसके लिए टैक्स फ्री, उसको मजा आ रहा है, लेकिन सरकार को तो टैक्स नहीं मिला। अरे मतलब इन दोनों सरकार के साथ क्या हो रहा है, किसी को भी टैक्स नहीं मिल रहा है। कम ऑन, हिम्मत रखो। क्यों टीडीएस काटेगा, हाँ तो टीडीएस क्यों काटे, इनकम एग्जाम्प्ट है ना, एग्जाम्प्ट इनकम में टीडीएस थोड़ी होता है, एग्जाम्प्ट इनकम पे, एग्जाम्प्ट इनकम है उन लोग के लिए, ऑस्ट्रेलिया वाले के लिए तो खर्चा है ना। टीडीएस किसका काटते, कमाने वाले का, डिविडेंड मिल रहा है, स्पेन वाला बोले मेरे को डिविडेंड मिला है, हमारे, अरे आज तुम्हारे लिए कोई इनकम एग्जाम्प्ट है, टीडीएस काटूंगा मैं, नहीं बट वो टीडीएस काटने के ये भी तो रूल होते हैं ना, कमाने वाले के हाथ में वो इनकम एग्जाम्प्ट है तो टीडीएस प्रोविजन नहीं आएगा। एक चल टीडीएस काट देते, चलो काट देते, रिफंड ले गए, इसको भी तो रिफंड मिलेगा ना। ये देखो इधर क्या बात हो रही है, अरे टीडीएस भी काट दे तो रिफंड आ जाएगा ना, टीडीएस मतलब ये स्पेन, पहले तो टीडीएस देखते जो, टीडीएस का प्रोविजन ये लोग रखेंगे, इनको तो कॉम्प्लायंस दिया है कि टीडीएस काट के दो, है ना। नहीं बट उन लोग इनकम एग्जाम्प्ट हो जाती है ना, आज अपने एफआई लोग की इनकम एग्जाम्प्ट है, टीडीएस काटेंगे हम लोग, क्यों काटेंगे, इनकम एग्जाम्प्ट है तो क्यों काटेंगे। अपने इंडिया में एफआई कोई भी इनकम कमाएगा, उनके लिए इनकम एग्जाम्प्ट है तो टीडीएस थोड़ी काटेंगे, एनआर जिस रेट से टैक्स आ जाएगा उसी रेट, टैक्स ही नहीं जाएगा तो काटा भी क्यों जाएगा। तो इसको स्पेन वाले को जो इनकम मिल रही है ऑस्ट्रेलिया से, इट्स एन एग्जाम्प्ट इनकम फॉर स्पेन वाला, दैट इनकम कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इज एन एग्जाम्प्ट इनकम, तो एग्जाम्प्ट इनकम में टीडीएस भी नहीं आएगा, और काट दिया तो क्या, वो तो अपने रिटर्न फाइल करने में डिविडेंड इनकम एग्जाम्प्ट है, टीडीएस रिफंड हो जाएगा। एक सेकंड सुनो, इधर इधर थ्रेट क्या है बताओ, तुम लोग मालूम इसको क्या बोलते हैं, डबल नॉन टैक्सेशन,
ये वर्ड कभी स्टडी मटेरियल में दिख जाए ना, एमएस और प्रिंटिंग मिस्टेक है कुछ। एक डबल टैक्सेशन होता है, इधर डबल नॉन टैक्सेशन, मतलब दोनों कंट्री में टैक्स नहीं आया। इधर क्यों नहीं आया? क्योंकि इधर प्रॉफिट छोटा हो गया, प्रॉफिट छोटा हो गया तो टैक्स आया नहीं। और वही आंकड़ा जिसने प्रॉफिट कम किया, टैक्स कम किया, वही चीज इधर इनकम बनी बट उसमें भी टैक्स नहीं आया, क्योंकि इन लोगों के लिए डिविडेंड एग्जेम्प्ट है और वर्ल्ड वाइड डिविडेंड एग्जेम्प्ट ही है ना। हाँ, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सूट नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो डिविडेंड भी टैक्सेबल है, लेकिन वो जान दो ना, ये ओईसीडी ने कोई इंडिया के लिए थोड़ी इतनी मेहनत की है, पूरे वर्ल्ड के लिए लोग काम कर रहे हैं ना। अरे तो ये थ्रेट बताइए, और ये थ्रेट क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ हाइब्रिड कैरेक्टर्स। मीन्स आज अगर हाइब्रिड बना नहीं होता ना, मेरे को बताओ, अगर ये सिक्योरिटी को ऑस्ट्रेलिया डेट गिनती है तो स्पेन भी अगर डेट गिन रही होती, अरे तो क्या, स्पेन अगर डेट गिनती तो डेट पे तो इन लोग भी इसको इंटरेस्ट इनकम दिखाते, तो उस पर टैक्स आ जाता ना यार। अरे तो ओईसीडी ने क्या बोला है यार, तुम लोग ये सब हाइब्रिड वाली चीज को एंकरेज मत करो। एक कंट्री अगर किसी को डेट मानता है, दूसरे को भी डेट मानना चाहिए, या फिर एक किसी को इक्विटी मान, दूसरे को भी वही मानना चाहिए। तुम लोग अपने अपने शाणे बन के अपने हिसाब से करते हो, लेकिन बाद में उधर देश का नुकसान होता है ना यार। तो ये टेंशन बताया इश्यू, तो रिकमेंडेशन क्या दिया कि अगर एक कंट्री उसको डेट ट्रीट कर रही है ना, तो वो चीज को आपको भी ट्रीट करना चाहिए। एंड अगर चलो फिर भी तुमको ऐसा है ना, स्पेन वाले को बोला, देखो नहीं था यार, कि अगर तेरे को चल इसको इक्विटी गिनना है, गिन ले बस, लेकिन ऐसी इक्विटी का डिविडेंड को एग्जाम मत करो, टैक्सेबल कर दो। तो स्पेन बोले क्यों, हम तो डिविडेंड एग्जाम, हाँ करो ना। अगर एक स्टैंडर्ड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसका डिविडेंड एग्जाम करो। ये हाइब्रिड वाला इक्विटी बन रहा है ना, तो उसका डिविडेंड एग्जाम मत करो। ये भी सुझाव दिया। अब ये सुझाव को फॉलो करो। इंडिया वाले ने कोई इसको ये सो रही थे इंडिया वाले, अरे स्पीच दे रहे थे ना, तो इंडिया वाले सो बोले हम लोग को टेंशन नहीं है, जैसे होता है तुम लोग को मैं तुम्हारे सिलेबस के बाहर का पढ़ाऊंगा तो कोई ध्यान भी नहीं देगा, तो वैसा ही। तो इंडिया वाले ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि इंडिया हाइब्रिड चीज रखती ही नहीं है। इंडिया में हाइब्रिड मिसमैच का थ्रेट है ही नहीं, मतलब इंडिया वाले को ऐसा टेंशन ही नहीं था। डिविडेंड जैसे को भी तो इन लोग तो टैक्स से मार देते, इन लोग को हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स का टेंशन है ही नहीं, तो उन लोग को टेंशन नहीं है, तो वो लोग ओईसीडी की रिस्पेक्ट करके बात सुन रहे थे, लेकिन उसके ऊपर कुछ अमल नहीं किया। अरे मैंने हाइब्रिड मिसमैच का थ्रेट बताया, थ्रेट ये बताया क्या है, थ्रेट डबल नॉन टैक्सेशन होता है। सॉल्यूशन क्या है कि हाइब्रिड पना मत रखो, एक डेट बोलता है तो तुम भी डेट बोलो, या फिर आपको इक्विटी बोलना है तो उसके डिविडेंड को एग्जाम मत करो, टैक्सेबल कर दो। ये हाइब्रिड मिसमैच था, है ना। फिर ये देखो नेक्स्ट क्या है, इधर देखो, लुक हियर, लुक, इमेजिन ये मैं हूं और मेरे को है ना फॉरेन से बहुत कमाने की इच्छा हो रही है, लेकिन क्या मैं फॉरेन से कमाऊंगा तो मुझे इंडिया वाले तो टैक्स मारेंगे ना। अरे इंडिया में मैं तो रहता हूँ, इंडिया का रेसिडेंट हूँ, तो बीइंग अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई विल हैव टू पे टैक्स ऑन वर्ल्ड इनकम, तो सी। बट एट द सेम टाइम मेरे को फॉरेन में ना इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज है, अच्छी खासी इनकम आ सकती है, लेकिन उसमें मुझे टैक्स नहीं भरना है। तो सी इसमें मैं बेप्स कैसे करूँगा, बेप्स मतलब इंडिया को धोखा कैसे दूंगा। देखो व्हाट आई विल डू, मुझे जिस फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करना है ना, वहां पे कंपनी फॉर्म कर दूंगा। ये देखो सेपरेट कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, विच विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन। तो फॉरेन में एक अलग ही कंपनी फॉर्म कर दी, ओके। और उस कंपनी की बैलेंस शीट इमेजिन करो, उसका इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, इसका होल्डर मैं हूं। अरे मेरी बनाई हुई कंपनी है तो कंपनी का मालिक मैं हूं, तो मालिक मैं मतलब इक्विटी शेयर होल्डर मैं हूं। तो इस कंपनी में मैंने सोचो 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए डाल दिया है, सब इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्ट करने में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, अब जब इनकम आती है तब टेंशन होता है, बट मैंने क्या कर दिया, उसमें इन्वेस्ट कर दिया। एंड फिर बाद में यही सब है ना, मैंने प्रॉपर्टीज, शेयर्स, सिक्योरिटीज वगैरह में सब इन्वेस्ट कर दिया एटसेट्रा। अरे ये सब मैंने फॉरेन में इन्वेस्ट किया है, बट किसके नाम पे, कंपनी इज इन्वेस्टिंग, कंपनी हैज गॉट फंड्स विच आई प्रोवाइडेड एंड नाउ कंपनी इज इन्वेस्टिंग। अब बताओ इसका इनकम का रूट बताओ पूरा क्या होगा। हाँ ठीक है वो हो गए, फिर नहीं इधर इसकी चीटिंग क्या हो रही है बताओ, इसके मन में पाप क्या चल रहा है। हाँ तो सी
ये प्रॉपर्टी पे रेंट आ रहा है, मान लो प्रॉपर्टी पे रेंट आ रहा है, सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट आ रहा है, शेयर्स पे डिविडेंड आ रहा है, मतलब धूमधाम से करोड़ों की इनकम आ रही है। लेकिन बोलने में क्या आएगा, किसकी इनकम है? फॉरेन कंपनी की। एंड फॉरेन कंपनी कहाँ की है? फॉरेन की है। कंपनी वहां की है, इनकम भी वहां जन्म रही है, तो टैक्स भी वहीं आएगा। लेकिन मैं शाना हूं, मैंने ऐसी कंट्री चुनी जहां 0% टैक्स है। ऐसी कंट्री चुनी जहां 0% टैक्स है। तो उससे फायदा क्या हो रहा है? पहले तो सारी इनकम आ रही है ना, वो इनकम किसके नाम पे चढ़ रही है? फॉरेन कंपनी। एंड फॉरेन कंपनी तो बोल रही है भाई हम तो फॉरेन की कंपनी है, और इनकम भी फॉरेन लैंड में है, तो टैक्स तो आएगा ही नहीं। मतलब फॉरेन कंपनी अपने देश में बच गई, मेरे हाथ में तो इनकम डिविडेंड के फॉर्म में आने वाली है। बताओ क्यों? अरे मेरा इस कंपनी से क्या नाता है बताओ? आई एम सिंपली अ शेयर होल्डर, और एक शेयर होल्डर को अपना रिटर्न कैसे मिलता है बताओ? डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है ना। कितना भी होने दो, पहले पूरी कहानी सुनो। मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूं, तो एज शेयर होल्डर मुझे तो डिविडेंड मिलेगा। हाँ, जब डिविडेंड आएगा तो मुझे भारी टैक्स आने वाला है। सी, ये इनकम का तो टैक्स मेरे सिर पे नहीं चढ़ा, क्योंकि इनकम ही किस पे चढ़ रही है? फॉरेन कंपनी। एंड फॉरेन कंपनी बीइंग नॉन रेसिडेंट, अर्निंग ऑल्सो इन फॉरेन, तो टैक्स विल कम इन फॉरेन, बट इन फॉरेन 0% टैक्स, तो इसका तो टैक्स आया नहीं। और ये इनकम का मेरे पे नाम नहीं चढ़ेगा, मेरा थोड़ी इनकम हो, तो कंपनी का सेपरेट एंटिटी है ना। हाँ, मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर हूं, तो शेयर होल्डर होने के नाते मुझे डिविडेंड आ रहा है, डिविडेंड आएगा तभी मुझे टैक्स आएगा। लेकिन मैं डिविडेंड लूंगा ही नहीं। मीन्स आई एम पार्किंग माई इनकम इन फॉरेन लैंड। इसको क्या बोलते हैं? इस बंदे ने अपनी इनकम को फॉरेन में पार्क करके रखी है। अरे हम लोग पार्किंग करके आ जाते हैं ना यार, गाड़ी मेरे घर में पार्क करना चाहिए, कहीं और पार्क कर दिया है। मतलब इनकम को मैंने अपने इंडिया में पार्क नहीं किया है, आई हैव पार्क्ड माई इनकम इन फॉरेन कंट्री, और उधर ही पड़ रहने दे। मैंने बोला क्या तकलीफ है, रहने दो ना। फिजूल में मैं डिविडेंड लूंगा तो क्या हो जाएगा? डिविडेंड लूंगा तो, अरे डिविडेंड भी फॉरेन कंपनी, डिविडेंड तो अभी हर कंपनी का टैक्सेबल है। डिविडेंड ले लिया मतलब खत्म, फिर मेरे को टैक्स आ जाएगा। तो मैं भी शाना लूंगा ही नहीं ना, मेरे को कौन से पैसे की खाई है, मेरे को तो वेल्थ क्रिएट करना है। तो मेरी तो उधर जायदाद बन रही है, और इंडिया में मैं लूंगा ही नहीं। मतलब इन लोग डिविडेंड लेना डेफर करते हैं, ये थ्रेट बताई, समझा ही नहीं। ये ओईसीडी ने सब लोग, मैं ओईसीडी हूं, तुम लोगों को मैं थ्रेट बताया, क्या बताया? कि तुम्हारे देशवासी लोग ऐसे पापी होते हैं। क्या करते हैं बताओ? विदेश में एक कंपनी बनाते अलग ही, वो सेपरेट एंटिटी, और उसके नाम पे सब इन्वेस्टमेंट्स होती है, ह्यूज रिटर्न्स आता है, और वो कंपनी तो टैक्स नहीं भरती, क्योंकि उसके देश में टैक्स 0 होगा। और वो पापी आदमी उस कंपनी का बोल शेयर होल्डर है, और शेयर होल्डर को डिविडेंड जब आता है तब टैक्स आता है। लेकिन डिविडेंड लेना ना लेना, इट इज कंप्लीटली माई चॉइस। बीइंग अ मालिक ऑफ द कंपनी, आई विल चूज नॉट टू टेक डिविडेंड। यस, इफ आई टेक डिविडेंड तो मेरे को टैक्स आ जाएगा, तो मेरा मतलब सेटिंग करके मतलब ही नहीं था, तो टैक्स आ ही गया ना। लेकिन मैं डिविडेंड लूंगा ही नहीं ना, आई कैन डिफर। सी, ये इनकम मैं डिफर नहीं कर सकता। मेरे को तो जिस प्रॉपर्टी से मुझे भाड़ा आ रहा है लेना पड़ेगा, भाई भाड़ा दे, नहीं देगा तो गला पकड़ूंगा उसका। अरे ये तो प्रॉपर्टियां, इनसे जो इनकम आती है तो डिफर नहीं कर सकते, ये तो लेनी पड़ेगी। लेकिन एक बार इनकम अपने कब्जे में आ गई ना, फिर उसको डिविडेंड के रूप में लेना, वो मेरे को टेंशन नहीं लूंगा ना। या फिर सुनो, ऐसे साल में लूंगा जब मुझे धंधे में भयंकर लॉस हो रहा है। सोचो ये आदमी पापी आदमी है ना, करोड़ों लॉस कर बैठा है, अब करोड़ों का लॉस है, अब बुला लो डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, तो एडजस्ट हो जाएगा। अरे ये चीटिंग करते हैं। इवेंचुअली जब डिविडेंड लेगा, मैं मानता हूं टैक्स आएगा, लेकिन इवेंचुअली का सर्टेनिटी नहीं है ना। सी, हर सरकार चाहती क्या है? इनकम के जन्म से ही टैक्स आ जाए। जैसे इनकम का जन्म तो इधर हुआ है तो तुरंत टैक्स आना चाहिए, लेकिन यहाँ टैक्स नहीं आ रहा है क्योंकि 0% है, और ये भाई साहब नहीं भर रहे क्योंकि डिविडेंड ले ही नहीं रहे। तो ये थ्रेट बताया था इन लोग ने एक्शन प्लान 3 में। इसको नाम क्या दिया मालूम है? कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनीज। फील करो, कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनीज कैसा है बताओ? सेक्शन 9 किसके लिए अप्लाई होता है? नॉन रेसिडेंट्स के लिए। अरे इसको तो वर्ल्ड इनकम का टैक्स आएगा ना। मेरे को बताओ, दोनों का टैक्स एबिलिटी क्लियर करो। फॉरेन कंपनी का स्टेटस क्या है? एनआर। उसकी इनकम अक्रू कहाँ हुई? फॉरेन में। आदमी भी बाहर, कंपनी भी बाहर की, इनकम जन्मी भी बाहर,
टैक्स भरना पड़ेगा बाहर, लेकिन बाहर की सरकार पागल है, 0% टैक्स मारती है। अरे तो ये तो बच गया। और मैं रेसिडेंट हूं, मुझे तो दुनिया भर का इनकम का टैक्स आएगा, लेकिन ये इनकम मेरे नाम पे आएगी तो किस फॉर्म में? डिविडेंड ओनली ना, बिकॉज मेरा उस कंपनी से खाली शेयर होल्डर का नाता है, तो शेयर होल्डर होने के नाते डिविडेंड आएगा। और डिविडेंड पे मैं मानता हूँ टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि रेसिडेंट को तो वर्ल्ड इनकम पे टैक्स भरना है, लेकिन मैं डिविडेंड लूंगा तभी ना, लूंगा ही नहीं, डिविडेंड को डिफर करते जाऊंगा। एंड कितने लोग तो क्या करते हैं, डिविडेंड को डिफर करते बाद में लोन के फॉर्म में ले लेते हैं, लेकिन लोन के फॉर्म में लिया ना तो ये चीटिंग इंडिया में नहीं चलेगा। क्लोजली हेल्ड कंपनी से लोन लेते डेम डिविडेंड है, ये क्लोजली हेल्ड कंपनी है, मेरी बनाई हुई कंपनी है, प्राइवेट टाइप क्लोजली हेल्ड कंपनी है। सी ओईसीडी ने ये भी बताया था, कितने चोर लोग तो क्या डिविडेंड लेते ही नहीं है, और कोई कोई लोग क्या शांतपट्टी मारते लोन के फॉर्म में ले लेते हैं। ये ओईसीडी ने बोला था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट बोले नहीं, उस मामले में तो हम प्रोटेक्टेड है। हमारा इंडिया का डोमेस्टिक लॉ में है ना, एक सेक्शन है 222E, वो क्लियर कट बोलता है कि कोई भी शेयर होल्डर अपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी से लोन लेता है ना, तो लोन को भी डिविडेंड मानते हैं। तो इंडिया में अगर ये पापी होगा ना, सी इन लोग ने खाली इंडिया के लिए नहीं भाषण दिया था, पूरे वर्ल्ड के लिए। तो वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज में ऐसा है ना कि लोन को डीम डिविडेंड बोलते भी नहीं है, तो वहां के पापी लोग तो क्या लोन के फॉर्म में ले लेते, और कोई कोई लोग डिविडेंड लेते ही नहीं, बाद में लेंगे। अरे तो बाद में इस कंट्री को तो टैक्स से वंचित रहना पड़ा, समझेगी नहीं? तो ये टेंशन बताया किसने? तो अभी सॉल्यूशन बताओ क्या होना चाहिए, बताओ इसका सॉल्यूशन। ओईसीडी ने दिया ना, सी क्या बोलते हैं इसको, पहले सी क्यों बोला इसको, कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनीज। मीन्स एक्चुअली इंडिया नहीं, कोई भी कंट्री हो सकता है, इसके लिए वो तो विदेश है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी, अपने कंट्रोल में, और ऐसा कंट्रोल लेके उससे डिविडेंड हम जब चाहे तब लेंगे। और एट द सेम अपनी कमाई का मीटर चालू है, मस्त में धनाधन पैसे आ रहे हैं, धीरे धीरे वेल्थ भी क्रिएट कर रहा हूँ। सोचा आज 2 करोड़ कमाया, किसी दिन 2000 करोड़ हो जाएगा, इतनी वेल्थ क्रिएट हो रही है। एंड आवर इनकम इज पार्क्ड इन, क्या बोला है, इनकम इज पार्क्ड इन फॉरेन। आई विल टेक रोकड़ी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, बट आई विल नॉट टेक, वेन एवर आई वॉन्ट आई विल टेक। तो एक बार इतने टाइम तो इंडिया तो टैक्स से वंचित रह रही है ना, तो टेंशन दिया, फिर सब लोग टेंशन में आ गए। तो ओईसीडी ने सॉल्यूशन क्या बताया, ओईसीडी ने सॉल्यूशन क्या दिया उन्होंने, क्या जैसे ही इस फॉरेन कंपनी के नाम पे इनकम बुक होती है ना, तो उसको हाथों हाथ इस ईयर में टैक्स मार दो। डिविडेंड नहीं भी लिया है तो भी डीम्ड एज रिसीव डिविडेंड, मतलब इधर इनकम आई, इधर डिविडेंड ले लिया उसने, नहीं भी लिया तो भी अज्यूम करो, अरे नोशनल चीज क्रिएट करो। मतलब जैसे ही इस फॉरेन कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा है, सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट, जैसे ही इनकम आ रही है ना, जिस ईयर में उसने कमाया, सी डिफरमेंट का थ्रेट था ना, कि ये लोग डिविडेंड जब मन चाहे तब लेते और डिफर करते रहते। तो सॉल्यूशन क्या देंगे कि डिफरमेंट से तुम लोग जाओ ही मत उसके, मतलब इसके डिविडेंड लेने की राह ही मत रखो। मतलब इंडिया को भी बोला है कि तुम तुम्हारे डोमेस्टिक लॉ में ऐसा एक अमेंडमेंट निकालो। कैसा अमेंडमेंट, कि अगर कोई भारतवासी फॉरेन में कंपनी फॉर्म करता है, उधर उसका 50-60% ऐसा कोई स्टेक है, तो उस कंपनी को जैसे जैसे इनकम आ रही है वो हाथों हाथ टैक्स लगते जाएगा। और पैसिव इनकम्स का, इसको पैसिव इनकम बोलते हैं, बैठे बैठे ब्याज भाड़ा डिविडेंड आ रहा है। अरे मतलब ओईसीडी ने सजेशन दिया कि कोई भी तुम्हारे देशवासी ने फॉरेन में कोई कंपनी खोली है फॉर अर्निंग पैसिव इनकम, और उसका उधर अच्छा खासा स्टेक है, अरे तो ही अपने उसको ब्लेम कर सकते हैं, झोल वाला तेरा ही कंपनी है। मतलब ओईसीडी ने सॉल्यूशन दिया कि पैसिव इनकम वाली कंपनी हुई, उसमें तुम्हारे देशवासी का कुछ अच्छा खासा स्टेक है। अच्छा खासा वो लोग नहीं बताते, वो तुम लोग डिसाइड करो ना यार, वो मोदी डिसाइड करेगा कि इसका 70% स्टेक को इंपॉर्टेंस देना चाहिए कि 20 के कितना। लेकिन ओईसीडी तो क्या आइडिया दे रही है कि अगर कोई मेजर स्टेक होल्डर है और उसने फॉरेन में कोई पैसिव इनकम जनरेट करने की कंपनी फॉर्म की है, तो जैसी इनकम जनरेट हुई उसको हाथों हाथ टैक्स मार दो। एंड फिर ओईसीडी ने ये भी बोला, जब वो बंदा एक्चुअली डिविडेंड लेगा ना, तो उसको क्रेडिट दे दो, क्रेडिट। अरे अपने तो अक्रू होते ही टैक्स मारे ना इसको, लेकिन ये आदमी जब एक्चुअल में डिविडेंड लेगा तब उसको टैक्स मत मारो। अरे ये सब आइडियाज ओईसीडी ने दी थी, ये मैं नहीं सोच रहा, ओईसीडी सोचा। तो पहले क्या बोला, इनकम के जन्मते इस आदमी को टैक्स मार दो, फिर जब वो आदमी डिविडेंड लेगा तो डबल टैक्स मत मारो, मतलब उसको एग्जाम कर दो टाइम। तो नहीं, ये भी बोला है कि आप अगर कोई धंधा वंदा कर रहा है ना,
तो उसका ठीक है। यस, मतलब ओईसीडी ने ये भी बोला है कि अगर कोई बिजनेस करने के लिए कंपनी फॉर्म किया ना, तो उसको शक की निगाह से मत देखो, क्योंकि आज बिजनेस करना है किसी देश में तो कंपनी खोलना ही पड़ता है। मेरे को बताओ, आज ब्याज कमाने के लिए कंपनी खोलना है, मेरे को बताओ कहीं से भाड़ा ब्याज चाहिए तो कंपनी खोलने का जरूरत क्यों है? कंपनी का खोलना जस्टिफाइड कब है? जब धंधा करना है कहीं। धंधा मतलब एक्टिव इनकम। मतलब ओईसीडी ने ये भी बोला कि आप ये मेरे सुझाव को अमल कर रहे हो तो ध्यान दीजिए कि ऐसा मत करो कि कोई धंधा करने वाले लोगों को आप ऐसा टॉर्चर करो। अरे उन पे टॉर्चर भी तो नहीं होना चाहिए ना। तो सुझाव में सबसे पहले क्या था, इफ फॉरेन में कंपनी फॉर्म की फॉर अर्निंग अ पैसिव इनकम, तो ही, क्योंकि पैसिव इनकम के लिए कंपनी फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। आज मेरे को कहीं से भाड़ा ब्याज चाहिए ना, इन्वेस्ट कर बैठे बैठे आ सकता है। कंपनी लोग बात क्यों खोलते हैं? जब एक्चुअल धंधा करना होता है। तो धंधा करने वाली कंपनी तो उनको शक की निगाह से मत देखो। अरे ये सब सॉल्यूशन दिया था, लेकिन इंडिया ने इसमें से कुछ भी ऑप्ट नहीं किया। इंडिया ने सोचा था सीएफसी रूल्स बनाने का, जब डायरेक्ट टैक्स कोड आने की बात हुई देख टाइम पे, तुम लोग को पता नहीं पुराने दिन की बात याद है कि नहीं, एक बीच में हवा चली थी मार्केट में, इंडिया में डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा। डायरेक्ट टैक्स कोड मतलब इनकम टैक्स एक्ट पूरा अबॉलिश करके डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा, और उन लोगों ने पूरा बना भी लिया था, लेकिन उसको स्क्रैप कर दिया बाद में। तो वो डायरेक्ट टैक्स कोड जब बना था ना, उसमें इन लोग ने सीएफसी रूल्स, सीएफसी बोलते हैं इसको, कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी, इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी, उसके रूल्स बनाए भी थे। जैसा ओईसीडी बोली ना, क्या बोली थी, वहां इनकम जैसे हुई ना, हाथों हाथ इस आदमी को टैक्स मार दो, ऐसे रूल्स बनाए भी थे, लेकिन वो डायरेक्ट टैक्स कोड ही पूरा स्क्रैप हो गया, तो काम का नहीं रहा। तो इन शॉर्ट आज की तारीख में इंडिया के अंदर कुछ भी नहीं है। तो अभी भी एक घपला हो रहा है, इसके लिए अपने पास कुछ सॉल्यूशन नहीं है। एक सॉल्यूशन है इंडिया के पास ये चीटिंग से बचने के लिए, पोयम वाला कॉन्सेप्ट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। मीन्स वो तुमको एक्चुअली वो वीडियो देखना बाकी है ना पोयम का, वो 20 मिनट का एक्सप्लेनेशन है, 20-25 मिनट का। वो मैं बोला ना बीच में देने वाला था, लेकिन खुशी के पहले की वीडियो बाकी ऐसे नहीं दिया था वो। तो एक 20 मिनट्स 20-25 मिनट का छोड़ो, सुनो ना। एक अपना टॉपिक है रेसिडेंस स्टेटस ऑफ कंपनी, पोयम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। उन लोग ने कुछ ऐसा किया है ना, उसमें ये फॉरेन कंपनी विल बिकम रेसिडेंट, क्योंकि इसका डिसीजन मेकर इंडिया में है ना। अगर कोई फॉरेन कंपनी का डिसीजन मेकर इंडिया में होता है ना, तो उसको रेसिडेंट बोलते थे इंडिया का। तो सोचो अगर इसी को रेसिडेंट बना दिया तो क्या हो जाएगा? तो उसको इंडिया का रेस तो वर्ल्ड इनकम, तो इसको ही टैक्स आ जाएगा। यस, मतलब फिर तो डिविडेंड का गरज भी नहीं है, फिर तो ये कंपनी कोई इसका स्टेटस ही आर हो जाएगा। ऐसे फॉरेन की कंपनी नॉन रेसिडेंट होती है ना, लेकिन मैंने बताया ना, फॉरेन की कंपनी अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट में फंसती है तो उन लोग का रेसिडेंट स्टेटस आर हो जाता है। तो अगर वो आर ही बन जाएंगे ना, सी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊँ क्योंकि तुम लोगों को प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वाली थियरी पता नहीं है ना, लेकिन वो थियरी पढ़ने के बाद मालूम पड़ेगा, हाँ यार क्या मस्त आइडिया, व्हाट एन आइडिया। पोयम वाला जो आइडिया ऐसा है ना कि इसका हम लोग रेसिडेंट ही ट्रीट कर लेंगे। जब इसी को रेसिडेंट ट्रीट कर लिया तो ये कंपनी रेसिडेंट बन गई, तो वर्ल्ड इनकम का टैक्स आएगा। फिर तो उसको यही सब इनकम का उसके देश में 0% है, लेकिन इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा 40-40% फॉरेन कंपनी होने के नाते। तो ऐसा कुछ इंडिया वालों ने करके रखा है बाय इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। लेकिन उसमें एक शर्त है, इसका डिसीजन मेकर इंडिया में होगा, तो मतलब उसको भी एस्केप कर सकते हैं। इसके सारे डिसीजन मेकर ऐसे बाहर ही डिसीजन मेकर रख दिया इसका, वो डिसीजन मेकर आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, वो भी इंडिया में हुआ तो समझेगा कि इसके रिमोट कंट्रोल से चल रही कंपनी। तो इन शॉर्ट इंडिया ने क्या लिया वो बात हो रही है। इंडिया ने ये चीज करके रखी है, पोएम वाला कॉन्सेप्ट निकाला है, जिसमें ऐसी फॉरेन कंपनियों को हम हमारे रूल से उसको रेसिडेंट ही बना देंगे, और जब रेसिडेंट ही बन जाएगा तो उसको वैसे ही डायरेक्टली इंडिया में टैक्स आ जाएगा। तो इंडिया अपना टैक्स खो नहीं रही है। तो ये वाला थ्रेट था। ये क्या था फुल फॉर्म? कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी, ये थ्रेट था, कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी का थ्रेट। ये तुम लोग को आता है इंटरेस्ट का झोलझाल, हाँ 30% एबिटडा वाला। अरे 94B का जन्म कैसे हुआ मालूम है तुम लोगों को? जानते हो तुम लोग 94B को?
मनीर तुम जानते हो उसको 94B को? एक ट्रांसफर प्राइस में सेक्शन था 94B, थिन कैपिटलाइजेशन। वो जो मैंने पूरी थियरी बताई थी ना, वो इंडिया की इनोवेशन नहीं थी। सीबीडी सीबीडी क्या सीबीडी ओईसीडी ने बताया था। याद करो, मेरा वो लेक्चर याद होगा तो। लोग क्या करते हैं, फॉरेन की कंपनियां इंडिया में जब धंधा खोलती है ना, उसको डेट से फाइनेंस करती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, फॉरेन की कंपनी है, उसको इंडिया में बिजनेस करना है, तो पहले तो वो लोग सेपरेट एंटिटी बनाते विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, ताकि उसको इंडियन कंपनी कह के 30% टैक्स आवे। शानी है फॉरेन कंपनी, तो पहले तो इंडिया में ब्रांच नहीं खोलेगी। ब्रांच खोलेगी तो सेपरेट एंटिटी नहीं होगा ना यार, और टैक्स भी 40 आएगा। तो उन लोग सेपरेट एंटिटी फॉर्म कर दे रजिस्टर्ड इन इंडिया, तो क्या हो जाता है, इंडियन कंपनी के नाम का 30% टैक्स आता है। फिर वो कंपनी को फाइनेंस कैसे करते, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, 1 रुपये का इक्विटी 99% डेट रखा था, पूरा डेट से फाइनेंस किया है। फिर सुन इधर देख, फिर जो कंपनी डेट से फाइनेंस थे उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और 99% डेट रखा है तो भर भर के इंटरेस्ट की पेमेंट्स हो रही है। कहां से हो रही है, भारत से। तो भारत का प्रॉफिट शिफ्ट हो रहा है। और ये थ्रेड तो मैंने तुमको पहले पढ़ाई दी थी, और यही चीज एक इश्यू के सामने खड़ा हुआ था एक्शन प्लान 4 में, ये इश्यू। फिर इन लोगों ने रिकमेंडेशन क्या दिया उन्होंने, कभी भी तुम्हारे भारतवासी लोग ऐसा भर भर के इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना, उसको लिमिट तक ही डिडक्शन दो, एंड द लिमिट शुड बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसा बोला था। लिमिट शुड बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला एबिटडा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। ये वर्ड इन लोगों ने यूज किया नहीं किया था। इन लोगों ने क्या बोला था, इट शुड बी लिंक्ड विद द इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब इंडिया में उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब अर्निंग से लिंक कर दो, ऐसा इन लोगों ने सुझाव दिया था। इंडिया वाले ताबड़तोड़ फॉलो कर दिए। एक नया सेक्शन ही आ गया था 94B। अरे ये जानकारी है तुम लोग को, खत्म हो गया है ये, धमकी का आई हो गया, आई है ना। फिर देखिए क्या है, हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिस, हार्मफुल टैक्स, इसका भी तुमको नॉलेज है। अरे कितनी चीज तो तुमको मालूम ही है। लोग क्या करते हैं ना, सुनो, इमेजिन मैंने ना जबरदस्त इनोवेशन की है, प्लीज देख लो मेरे को, हिम्मत रहो, कम ऑन, मैं रिवाइंड भी कर दूंगा, बस 100 बार पढ़ाऊंगा, मेहनत करो बस। इमेजिन मैंने कोई खतरनाक फाड़ू इन्वेंशन की है, तो पता है इतनी भयानक इन्वेंशन की तो मैं मस्त में रॉयल्टी छापूंगा, लेकिन मेरे को इंडियन गवर्नमेंट से नफरत है, बुक्कड़ 30% टैक्स मांग लेती है। ऐसा सोचो, मेरी ऐसी भावना है भारत सरकार की तरफ, ये बुक्कड़ टैक्स मांगती रहती है। इतना मस्त इन्वेंशन किया है, अब उसमें रॉयल्टी कमाऊंगा, मुंह मारेंगे वो लोग। क्या मुंह मारेंगे, 30% टैक्स मारे। इमेजिन मैं कॉर्पोरेट जैसा हूँ, 30% रेट पकड़ो ना, तो मेरे दिमाग में चल, तो मैंने क्या किया ना, मैं इंडियन गवर्नमेंट अपना टैक्स में मुंह ना मारे, इसलिए मैंने क्या किया, मेरी जो इन्वेंशन है ना, उसको मैंने फॉरेन कंट्री में लोकेट कर रजिस्टर करवा दिया। इन्वेंशन खोज करने वाला शिरीष व्यास रहता मलाड में अपने घर में बैठ के R&D कर करके किया, लेकिन वो R&D का रजिस्ट्रेशन मैंने किधर करवाया, फॉरेन में। फॉरेन में मुझे एक ऐसी कंट्री मिली जिधर टैक्स ही नहीं है, तो मैंने ऐसा दिखा, इन्वेंशन डेवलपमेंट डन इन फॉरेन लैंड, और उसका पेटेंट का रजिस्ट्रेशन भी फॉरेन में कर दिया, और उधर मैं सब रॉयल्टीज ले रहा हूं। अरे इन्वेंशन में रॉयल्टी मिलती है ना, तो फॉरेन में सब रॉयल्टी रिसीव कर रहा हूं। एक अलग ही कंपनी फॉर्म कर दी होगी, और वहां इनकम आ रही है, उधर टैक्स 0 है। तो मेरी इन्वेंशन, मेरी खोज का मुझे जो रिटर्न्स मिल रहा है ना, उस पर टैक्स ही नहीं आ रहा है। लेकिन उसके लिए मैंने क्या कर दिया, इंडिया की इन्वेंशन को उधर रजिस्टर करवाया, और उसकी रॉयल्टी उधर बुक करवा दी, तो प्रॉफिट शिफ्टिंग हो रहा है ना। तो ये भी तो बेप्स वाला थ्रेट है। तो फिर बाद में OECD ने भाषण दिया, देख अगर इंडिया वाला ऐसा कर रहा है ना, तो इंडिया के लिए शर्मजनक बात है। इंडिया की खोज है, इंडिया का इन्वेंटर, क्रेडिट कौन लेके जा रहा है, पहले तो क्रेडिट फॉरेन गवर्नमेंट को मिल रहा है कि वहां इन्वेंशन हुई है, तो क्रेडिट गया चलो भाड़ में। टैक्स किसको बिलोंग करता है, भारत को, लेकिन वो भी कौन एंजॉय कर रहा है, फॉरेन। तो ये तो गलत है ना, टेंशन दिया। तो फिर बाद में सब लोग बोले कि सर फिर हम क्या करें, सर कौन इधर, OECD। तो क्या करें, कि तो OECD ने बोला ऐसा करो, देखो ये जो इंडिया में जो इन्वेंशन करने वाले लोग हैं ना, ये देखो उनको ऐसा प्यार से पैम्पर को उनको बोलो, देख बेटा तेरे को, तू इन्वेंशन अगर भारत में करेगा ना, तेरे को कम टैक्स मारेंगे, ऐसा प्रेफरेंशियल टैक्स रिजीम चालू करो, मतलब उनको प्रेफरेंस दो।
कुछ करो, उनको पैम्पर करो, तो ऐसी हरकतें नहीं होगी। आप अगर बुक्कड़ की तरह उनकी रॉयल्टी में मुंह मारोगे पूरा पूरा, तो ऐसा होने ही वाला है ना। तो उनको पैम्पर करो, प्रेफरेंशियल टैक्स रिजीम। 115 बीबीएफ चालू कर दिया इंडिया ने फिर रूल बना दिया कि अगर भारत में कोई खोज हुई है, 75% और मोर इन्वेंशन एक्सपेंड इंकर्ड इन इंडिया, और उसका इंडिया में आप रजिस्टर करवा दोगे, इंडिया में रजिस्टर कर, ताकि क्रेडिट फॉरेन को ना मिले, और भारत का कोई रेसिडेंट है, तो हम आपको 10% टैक्स ही मारेंगे। ये 10% टैक्स डालने में इंडियन गवर्नमेंट का लालच था कि अगर 10% नहीं मारेंगे ना, तो भारतवासी लोग ऐसे कपटी आइडियाज नहीं निकालेंगे। कौन सी कपटी आइडिया? ऐसा इन्वेंशन को फॉरेन में रजिस्टर कर देंगे, सारी रॉयल्टी इनकम वहां पार्क कर देंगे, तो ये हरकत नहीं होगी ना। तो इंडिया वालों ने उसी चक्कर में 115 बीबीएफ निकाला। बहुत से टॉपिक इंटरेस्टिंग है, मतलब इससे अपने को कितनी डीप, पहले क्या है, एक सादा डीटी का स्टूडेंट खाली इतना ही समझ पाता है, हाँ 115 बीबीएफ है बस। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या था? वर्ल्ड वाइड ऐसा झोल हो रहा है। बड़े बड़े इन्वेंटर्स क्या करते हैं, जस्ट बिकॉज टैक्स का टेंशन है, दे रजिस्टर देयर इन्वेंशन इन फॉरेन कंट्री एंड दे बुक देयर रॉयल्टी इनकम इन फॉरेन कंट्री, सो दैट दे डोंट हैव टू पे टैक्स इन देयर कंट्री। तो उसके लिए बोला भाई ऐसा ना हो, इसलिए तभी तो कंडीशन क्या थी, भारत का कोई रेसिडेंट अगर उसने इन्वेंशन इंडिया में की है और रजिस्टर भी इंडिया में करेगा, तो भाई तू इतना कर दे ताकि तेरे को हम टैक्स ही 10% मारेंगे, ओनली 10%। तो ये लालच में क्या मालूम है, मैं भी क्या सोचूंगा, छोड़ना फॉरेन में उतना करने झमेला कौन रखेगा, इंडिया वाले मेरे को वैसे 10% मार रहे ना, भर दूंगा। तो ये क्या था, हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिस। अरे इन लोग को इससे नाम ही ये दिया था, इट इज अ हार्मफुल प्रैक्टिस कि इन्वेंटर ऑफ योर कंट्री पार्किंग एवरीथिंग इन फॉरेन लैंड, इन्वेंशन, रजिस्ट्रेशन, इनकम, एवरीथिंग देयर, तो यू आर लूजिंग द क्रेडिट्स एंड योर इनकम टैक्स। तो ये हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिस बोलते हैं। एच हो गया, एच। स्टार्टिंग से बताओ क्या था, डी क्या था, धमकी हटपट मैडम, धमकी हटपट मैडम। डी क्या था, चैलेंजेस ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, हाइब्रिड मिसमैच। इसका खाली एग्जांपल याद कर लो। ऑस्ट्रेलिया में स्पेन वाला इन्वेस्ट किया था, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट, हम तो इक्विटी गिनते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले डेट मानते, माने उनका गवर्नमेंट, उनका रूल है। तो क्या होता है, उधर ऑस्ट्रेलिया वाला डेट गिनता है तो इंटरेस्ट पेमेंट्स का डिडक्शन लेता है ना, और स्पेन वाला डिविडेंड मानता है तो डिविडेंड पे तो टैक्स ही नहीं आ रहा है, और वर्ल्ड वाइड डिविडेंड पे टैक्स नहीं आता है। तो एक जन मस्त पे डिडक्शन ले रहा है, दूसरा टैक्स भी नहीं भर रहा है, तो दोनों कंट्री में टैक्स नहीं आ रहा है, तो ये तो डबल नॉन टैक्सेशन हो गया। तो ये हाइब्रिड मिसमैच में होता है। फिर कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी, लोग बाग क्या करते, फॉरेन में ऐसी कंपनी बना दो जो अपने रिमोट कंट्रोल से चलती है, और आइडिया क्या होता है, टू पार्क देयर पैसिव इनकम इन फॉरेन कंट्री, सो डैट वहां पार्क होगी तो वहीं टैक्स आएगा, और वहां तो टैक्स जीरो है, और अपने हाथ में तो टैक्स कब आएगा, जब डिविडेंड लेंगे तो, और डिविडेंड डिफर कर देते या फिर लोन के फॉर्म में ले लेते। इंडिया वाला लोन के फॉर्म में लेगा तो फंसेगा, डीम डिविडेंड है, या तो डिविडेंड डिफर कर देते, लोन के फॉर्म में ले लेते, इस तरह से करते तो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं मिलता। लेकिन इसके लिए तो इंडिया वालों ने क्या किया है, ऐसी फॉरेन कंपनियों को तो रेसिडेंट ही बना दिया, और वो कंपनी ही रेसिडेंट बन गई तो कंपनी को अपने लेवल पे ही टैक्स आ जाएगा। तो ये बेचारा तो सफर कर ही लिया ना, और उसको डिविडेंड का अलग टैक्स आएगा फिर जब डिविडेंड लेगा। डिविडेंड तो डबल टैक्स जैसा ही हो जाता है ना, क्या करेंगे, मतलब वो कंपनी को क्या बोला, पोयम वाले कॉन्सेप्ट पे क्या, वो कंपनी रेसिडेंट बन जाएगी तो इंडिया में टैक्स आ जाएगी, और उस कंपनी से डिविडेंड आएगा तो डिविडेंड का अलग टैक्स। तो मतलब ये हम लोग ने इसके लिए भी जुगाड़ करके रखा है, बाय वे ऑफ पोयम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ये आई क्या था, इंटरेस्ट डिडक्शन, मींस फॉरेन एंटिटीज फॉर्म कंपनी इन इंडिया बाय फाइनेंसिंग थ्रू डेट, so that there is huge debt in India and huge payment of interest from India, and huge payment से इंडिया वाले सब प्रॉफिट शिफ्ट करते जाएंगे, है ना। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या दिया था कि अगर भारत वाले 1 करोड़ से ज्यादा इंटरेस्ट पे करे तो लिमिट तक ही डिडक्शन मिलेगा, 30% एबिटडा। ये फिर हार्मफुल टैक्स प्राइड, मतलब लोग इन्वेंशन करते भारत में लेकिन सब बाहर रजिस्टर कर देते ताकि इंडिया में टैक्स ना आवे, तो गलत है ना। तो उसके लिए 115 बीबीएफ, मींस ओईसीडी ने बीबीएफ नहीं बोला था, ओईसीडी तो क्या बोले, देयर शुड बी सम प्रेफरेंशियल टैक्स रिजीम। ये लोग अपने फिरंगी स्लैंग लैंग्वेज में बोलते हैं, देयर शुड बी सम प्रेफरेंशियल टैक्स रिजीम, ऐसा बोल दिया।
फिर इंडिया वाले थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करे, प्रेफरेंशियल टैक्स मतलब कुछ कंसेशनल टैक्स डालना ना, तो 115 BBF का पैदा कर दिया। फिर ये एज तक हुआ है ना, ट्रीटी अब्यूज। ट्रीटी अब्यूज मतलब कोई डट्टा का मिसयूज करता है, धमकी, हटपट, हो गया ह अविक्ट, तो मतलब ट्रीटी अब्यूज। लोग है ना डट्टा का मिसयूज करते हैं। सी मिसयूज कब करते, कोई किसी का फायदा मिल रहा है तो उसका गैर फायदा उठा रहे हैं ना, ऐसा। तो सी तुम लोग मतलब डट्टास में ना इनबिल्ट एडवांटेजेस होते हैं। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, ये देखो मस्त एग्जांपल है रियल लाइफ का, ये नॉलेज भी इंटरेस्टिंग है। आज ये नॉलेज किसी को होना अपने आप में बड़ी चीज है। इंडिया मॉरिशस का एग्जांपल बता रहा हूँ। मॉरिशस मतलब फॉरेन में मॉरिशस है ना। ये देखो, ये देखो, ये है वर्ल्ड। ये वर्ल्ड में अपना इधर इंडिया बैठा है, इंडिया, और ये है मॉरिशस। ओके, क्या है ना, इंडिया मॉरिशस के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। उसमें इन लोग ने एक क्लॉज रखा है कि अगर कोई मॉरिशस वासी मतलब रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस अर्न्स कैपिटल गेन्स फ्रॉम इंडिया, कैपिटल गेन्स, तो उस पे इंडिया वाले टैक्स नहीं मारेंगे। इंडिया वाले टैक्स नहीं मारेंगे। वो होता है ना अपने डबल टैक्सेशन में होता है ना, एक एग्जेम्पशन मेथड होता है, एक टैक्स क्रेडिट मेथड होता है। तो उस चक्कर में क्या है, इंडिया वालों ने बोला था ओके चलो आपका आदमी हमारे देश से कैपिटल गेन कमाएगा ना तो हम उसको टैक्स नहीं मारेंगे, मतलब एग्जेम कर देंगे, वी विल नॉट टैक्स। सी एग्रीमेंट्स बनता है तो उस पर सब लिखते हैं। ऑल्दो इंडिया में कैपिटल गेन इनकम बुरी तरह से टैक्सेबल भी होगी, शॉर्ट टर्म का स्लैब रेट भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में 20 होने दो, लेकिन डोमेस्टिक लॉ में ऐसा है ना, डट्टा क्या एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए अलग से लॉ बन जाता है। तो हम लोग ने मॉरिशस के साथ एक स्पेशल अंडरस्टैंडिंग क्या रखी है कि हम कैपिटल गेन का टैक्स नहीं मारेंगे। अब लेकिन इंडिया में तो कैपिटल गेन का टैक्स आता है ना, तो व्हाट विल प्रिवेल, विच एवर इज बेनिफिशियल। अरे कभी भी है ना डोमेस्टिक लॉ और डट्टा में क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट होता है, कॉन्ट्राडिक्ट बोलते हैं ना इंग्लिश में, कॉन्ट्राडिक्ट। तो कौन प्रिवेल करता है, विच एवर इज बेनिफिशियल। तो सी भारत का इनकम टैक्स लॉ क्या बोलता है, अरे कोई भी आदमी इंडिया में कैपिटल गेन कमाएगा, अरे वो लंदन अमेरिका किधर का भी हो यार, इंडिया में कैपिटल गेन कमाएगा तो कैपिटल गेन का इनकम तो इंडिया में अक्रू है ना, तो इंडिया वाले बुरी तरह से टैक्स मारते। ये डोमेस्टिक लॉ है। लेकिन मॉरिशस वालों के साथ हमने एक स्पेशल अंडरस्टैंडिंग क्या की थी कि आपका मॉरिशस वासी अगर हमारे भारत से कैपिटल गेन कमाए तो हम उसको माफ कर देंगे। तो माफ कर देंगे ज्यादा बेनिफिशियल है ना, तो दिस विल प्रिवेल। ओके, तो सी इंडिया वाले ने वो कैपिटल गेन को एग्जाम कर दिया, जबकि सी वो कैपिटल गेन इनकम इंडिया में अक्रू हो रहा है। और अक्रू किधर हो रहा है, अरे सोचो ना, प्रॉपर्टी एसेट्स इंडिया में लोकेटेड है तो इंडिया में अक्रू हो रहा है। लेकिन फिर भी इंडिया वालों ने क्या बोला, चल मॉरिशस तेरे लिए माफ, एग्जाम कर देंगे। अब सुनो, मॉरिशस में मालूम है ये बंदा जो रहता है उसको अपने देश में तो टैक्स भरना पड़ेगा ना। ये तो इंडिया वाले ने क्या बोला कि वी अग्री नॉट टू टैक्स, एग्रीमेंट है, डटा एग्रीमेंट है, इंडिया वाले ने वो नहीं करेंगे। लेकिन ये बंदा मॉरिशस में रहता है और मॉरिशस का रेसिडेंट होने के नाते तो उसको वर्ल्ड इनकम का टैक्स चुकाना पड़ेगा। अरे हर कंट्री में रूल है, वहाँ का रेसिडेंट वर्ल्ड इनकम का टैक्स चुकाता है, तो इसको मॉरिशस में तो टैक्स भरना पड़ेगा ना। लेकिन मॉरिशस में कैपिटल गेन्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कैपिटल गेन का हेड है ही नहीं, उसको कैपिटल गेन को इनकम ही नहीं गिनते कि मेरी प्रॉपर्टी थी पड़े पड़े अप्रिशिएट हो गई, किस बात का इनकम, किस बात का टैक्स। प्रॉपर्टी खरीदा था अपने इनकम कमाए हुए टैक्स भरे हुए पैसे से लिया था ना, और प्रॉपर्टी नेचुरली अप्रिशिएट हुआ है तो उसके अप्रिशिएशन पे जो गेन्स हुआ उसका काय का टैक्स होना चाहिए। अरे वर्ल्ड दुनिया बहुत बड़ी है, अपने इंडिया वाले कैपिटल गेन को भी टैक्स मार रहे हैं ना, लेकिन बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जहां कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, तो मॉरिशस उनमें से एक है। तो मॉरिशस में तो कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, कैपिटल गेन में थोड़ी टैक्स आता है, वहां ऐसा कल्चर है, तो उसको मॉरिशस में भी एग्जेम्प्ट हो गया। समझे ही नहीं क्या हो रहा है, मतलब इंडिया वाले, इंडिया में कैपिटल गेन है लेकिन इंडिया वालों ने एक अलग सॉफ्ट कॉर्नर मॉरिशस के लिए रख के क्या बोला कि हम तुम्हारे देशवासियों के लिए कैपिटल गेन एग्जाम कर देंगे। वो अंडरस्टैंडिंग थी एग्रीमेंट में, और मॉरिशस में कैपिटल गेन ही नहीं है,
तो जबकि एक्चुअली उस बंदे को ना मॉरिशस में वर्ल्ड इनकम का टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन कैपिटल गेन है ही नहीं तो टैक्स कैसे भरेंगे? तो दोनों जगह एग्जेम्प्ट हो रहा है। अरे तो सुनो, इसको क्या बोलते हैं? ट्रीटी बेनिफिट। ट्रीटी बेनिफिट। और बेनिफिट क्यों हो रहा है? कि चलो इधर कैपिटल गेन है ही नहीं, उस कारण से टैक्स नहीं आ रहा है, और इंडिया वालों ने एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा के बिकॉज ऑफ बिल्डिंग रिलेशन विद मॉरिशियस। अरे कभी कभी कंट्री से रिलेशन अच्छा रखने के लिए कुछ ऐसे बेनिफिशियल चीज करते हैं ना, तो बेनिफिट दे दे, चलो एग्जाम। लेकिन इसमें तो मॉरिशियस के रेसिडेंट्स लोग की निकल पड़ी ना। तो सुनो, इस पे नजर पड़ी यूएस वालों की। ये देखो यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस में एक बंदा है ना, उसको है ना ये सब देख के ना उसकी आंखें चार हो गई। देखो फील करो क्या हो रहा है उसको। मजा है यार मॉरिशस वाले को, इसके यहाँ पे तो कैपिटल गेन नहीं है, और इंडिया वाले ने इंडिया मॉरिशस डट्टा में उसको एग्जाम कर दिया है। तो इन लोगों का डट्टा बेनिफिशियल है, इंडिया मॉरिशस का डट्टा बेनिफिशियल है। तो इसकी नजर पड़ी यूएस वाले की, तो उसने क्या किया, इधर एक शेल कंपनी बनाया। यूएस वाले आदमी ने शेल मतलब खोखला कंपनी, मतलब ऐसी एक खोखली कंपनी फॉर्म कर दी है। देखो ये देखो खोखली कंपनी, खोखली कंपनी, उसकी बैलेंस शीट है, उसमें भर भर के पैसा डाले, इक्विटी से कैपिटल। अरे यूएस वाले बंदे का पैसा है, करोड़ों रुपए डाले, करोड़ों। और उन सब पैसे से उसने एसेट्स कहां खड़े किए? इंडिया में। और उसको बेच के कैपिटल गेन जनरेट किया। अरे दिमाग लड़ा ना, क्या हो रहा है? ये अपने देश से क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा है भारत में? मतलब ऐसा बेनिफिशियल डटा नहीं, यूएस वालों को ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर नहीं मिला है। यूएस वालों को यूएस वाले तो हमारे भारत से कैपिटल गेन मारेगा ना, टैक्स मारेंगे देखो। अरे यूएस वालों को बेनिफिशियल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है ना। अरे यूएस वाला क्या, कोई भी आदमी इंडिया से कैपिटल गेन कमाएगा तो इंडिया के अंदर इनकम अक्रू हो रहा है, इंडिया वाले तो टैक्स मारेंगे ना। ये तो खास मॉरिशस वालों के लिए किया था। तो यूएस वाला क्या सोचा, यार मैं अपने देश से बैठे बैठे इंडिया में प्रॉपर्टीज खड़ी करता हूं तो उसको बेच के तो टैक्स आ जाएगा। तो एक काम करता हूं, मैं मॉरिशस में अपने आप को लोकेट कर देता हूं। मतलब फिजिकली इधर नहीं आया है वो, अपना उधर न्यूयॉर्क वगैरह में बैठा है। उसने कंपनी बना दिया, खोखली कंपनी, और उसमें ना सब पैसे डाल दिए, फिर वो सब पैसे से उसे एसेट खड़े कर दिए। ऐसी यहाँ कंपनी फॉर्म करने से ना इसको रेसिडेंशियल स्टेटस मॉरिशस का मिल गया, उसको मॉरिशस का रेसिडेंशियल स्टेटस मिल गया ना। और पता है डट्टा का बेनिफिट रेसिडेंट्स लोग ही ले सकते हैं। और ये भी डट्टा में नाटक होता है कि इंडिया मॉरिशस का डट्टा है ना, तो खाली इंडिया मॉरिशस के रेसिडेंट्स को ही उसका फायदा मिलेगा। तो यूएस वाले ने क्या किया, अपने आप को मॉरिशस का रेसिडेंट बना दिया। रेसिडेंट बनना बहुत इजी होता है, कंपनी जहां इनकॉर्पोरेट करते हैं वहां रेसिडेंट बन जाते हैं। तो इन लोगों ने कंपनी इधर इनकॉर्पोरेट कर दी, तो इन लोग यहाँ के रेसिडेंट बन गए। अब है ना उस यूएस वाले बंदे को मॉरिशस का रेसिडेंशियल स्टेटस मिल गया। अब वो बोलेगा हम तो मॉरिशस वाले हैं, हमने भारत से कैपिटल गेन कमाया, तो भारत टैक्स मत मार, मत मार। तो नहीं मारेगी बेचारी, और मॉरिशस में तो कैपिटल गेन ही नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं ना, ट्रीटी शॉपिंग। ट्रीटी शॉपिंग बोलते हैं इसको। ट्रीटी का अब्यूज हो रहा है, मीन्स जिस भावना से इंडिया मॉरिशस ने, कम ऑन विधि हिम्मत रखो, जिस भावना से इंडिया मॉरिशस वालों ने अपनी फीलिंग से एक अग्रीमेंट बनाया था, उस फीलिंग को ठेस पहुंचाने वाला कौन आ गया? यूएस वाला। सी वो फीलिंग हमने इंडियन और मॉरिशस वासियों के लिए रखी थी कि चलो, और एक्चुअली मान लो इंडिया मॉरिशस के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस प्रमोट करने के लिए हो रहा है, तो उन लोग ने उस रीजन से किया होगा। लेकिन इसका मिसयूज करने कौन आ गया? यूएस वाला। इसको बोलते ट्रीटी अब्यूज, ट्रीटी शॉपिंग, ये करते। एक्चुअली हो रहा था ऐसा, एक्चुअली हो रहा था। तो टेल मी, ये अरे तो मैंने थ्रेड बताई। अरे जैसे मैं तुमको सिखा रहा हूं ना, वैसे ओईसीडी भी सिखा रही थी सबको, सीखो, ऐसा सब मार्केट में चल रहा है। ट्रीटी का मिसयूज होता है, दो कंट्री अपना मस्त अच्छा ट्रीटी बनाती है, और ट्रीटी बनाते उन लोग अपनी दोनों कंट्री को माइंड में रखते हैं, कुछ फायदा देते, लेकिन वो फायदे पे नजर पड़ती है तीसरे देश वाले की, और तीसरे देश वाला वो ट्रीटी की शॉपिंग करके लेके आता है। लेकिन शॉपिंग करने के लिए रेसिडेंट बनना पड़ता है, क्योंकि हर ट्रीटी का रूल है कि वो रेसिडेंट्स लोग के लिए मेंट है। तो लेकिन वो तो बाहर का थर्ड पार्टी हो गया ना, तो अपने आप को रेसिडेंट बना लेता है बाय ओपनिंग अ शेल कंपनी। तो ये ट्रीटी शॉपिंग करते। तो इसका इलाज क्या है? तो टेंशन बताया मैंने, पहले बताओ ये खराब नहीं लगा कि मतलब यार यूएस वाला कंपनी
मतलब उसके तो मस्त में कैपिटल गेन्स एग्जाम्प्ट हो गए। वही अपने यूएस में बैठे बैठे प्रॉपर्टियां खड़ी करता, भारत में तो भारत वाले टैक्स मार पाते हैं ना। इधर नुकसान भारत वाला का हो रहा है। भारत ने कुर्बानी किसके लिए दी थी? मॉरिशस वालों के लिए, जो मॉरिशस के सच्चे रेसिडेंट है। ये तो मॉरिशस का लिबास पहन के यूएस वाला बंदा है रे। मतलब होते ना बेस बदल के आ जाते, तो वो बेस बदल के आ गया है, तो अपने तो यूएस वाले को एडवांटेज दे रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट को धोखा फील हो रहा है ना यार। तो इंडिया का बेप्स हो रहा है, हर जगह बेप्स ही हो रहा है। इंडिया को जो प्रॉफिट पे टैक्स आना चाहिए था वो शिफ्ट हो गया। मतलब उस पर शिफ्ट होके किसको भी नहीं मिला, चलना मॉरिश मिला ही नहीं। मतलब इंडिया का तो नुकसान हो गया ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या मालूम है? नहीं नहीं, बट इंडिया में तो नहीं, टैक्सेशन का तो रेसिडेंशियल स्टेटस से कनेक्शन होता है। तो सुनो, ओईसीडी ने बोला, सुनो ओईसीडी ने क्या बोला, देखो ये सब हो रहा है ना, इधर मेन लफड़ा क्या है, अपने को इस पे खुन्नस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मॉरिशस का सच्चा रेसिडेंट नहीं है। मॉरिशस का सच्चा रेसिडेंट नहीं है ना। तो एक काम करो, आप अपने ट्रीटी में अमेंडमेंट डालो, लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्लॉज। क्या बोलते हैं इसको? मतलब दिस बेनिफिट ऑफ कैपिटल गेन गेटिंग एग्जेम्प्टेड इन बोथ द कंट्रीज इज लिमिटेड टू द सच्चा रेसिडेंट्स। इट इज नॉट मेंट फॉर द शेल कंपनीज। अरे ऐसा आप ट्रीटी के अंदर ही लिख दो। मतलब जिस ये कहाँ लिखा था कि भारत वाले माफ कर देंगे? ट्रीटी में लिखा। ट्रीटी मतलब एग्रीमेंट होता है, डट्टा डट्टा में लिखा था ना। तो वो जहां जिस एग्रीमेंट के क्लॉज में ऐसा लिखा होता है ना कि भारत वाला कैपिटल गेन नहीं मारेगा, उधर ही नीचे लिख दो, हाउएवर कॉमा दिस बेनिफिट इज मेंट ओनली फॉर सच्चे रेसिडेंट्स ऑफ मॉरिशियस, इट शुड नॉट बी ए शेल कंपनी। मतलब बेनिफिट दो। ओईसीडी क्या बोला, इंडिया मॉरिशस तुम्हारे बीच में प्रेम भाव है तो ठीक है, आप प्रेम दो, लेकिन थोड़े लल्लू मत बनो। आप वो जो बेनिफिट ग्रांट कर रहे हो ना मॉरिशस वासी को, लिमिटेड टू सच्चे लोग। इसको बोलते हैं एलओबी क्लॉज। अरे बहुत फेमस वर्ड है। इंटरनेशनल मार्केट में कोई बोले एलओबी क्या होता है, हाँ लिमिटेशन बेनिफिट क्लॉज। तेरे को अभी मालूम पड़ा गया? ऐसा कोई बोलेगा तुमको, ऑफिस में बात करोगे ना, तो बहुत फेमस टर्म है। क्या बोलते हैं? एलओबी, लिमिटेशन बेनिफिट क्लॉज। मतलब लिमिट टू हुम, टू सच्चे लोग। सच्चे लोग मतलब नॉट अ शेल कंपनी। तो ऐसा सुझाव दिया, इंडिया वाले ने कर भी दिया इम्प्लीमेंट। इंडिया वाले में मालूम एक्चुअली क्या होता है? सुनो, ये तो मैंने एक आर्टिफिशियल स्टोरी बना। एक्चुअल केस में क्या था ना, मैं इंडिया वाले ने ना कैपिटल गेन पूरा माफ नहीं किया था। ऐसा बोला था कि इंडियन कंपनी के शेयर से कैपिटल गेन्स आया बिटवीन 1719 1417 टू 31 मंथ 19, ऐसा पीरियड रखा था। 1417 से लेके 31 मंथ 19। सुनो ना प्लीज, हिम्मत रखो। कब क्या बात हो रही थी? इंडिया, अरे पहले मैं क्या थोड़ा इमेजिनरी एग्जाम्पल, अभी रियल बता रहा हूँ। इंडिया मॉरिशस की डाटा में एक्चुअली क्या था ना, मैं 1 अप्रैल 17 से लेके 31 मार्च 19, इस बीच में कोई भी कैपिटल गेन कमाएगा ना मॉरिशस वाला, उसको आधा टैक्स मारेंगे। ऐसा एग्रीमेंट है। आधा मतलब वो सटक जी अंडर सेक्शन 111A 15 था तो 7.5 था। अरे मतलब जो भी रेट है उसको हाफ रेट पे टैक्स मारेंगे। ऐसा बेनिफिट रखा था, वो भी खाली लिमिटेड पीरियड के लिए था, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च 19, उस बीच में ऐसा कुछ था। बट जो भी है बेनिफिट था ना, वो भी तो बेनिफिट था। तो इन लोग ने क्या किया सुनो, वो बेनिफिट लिखते टाइम बोला कि एनी कैपिटल गेन अराइजिंग ड्यूरिंग 17 टू 19 it will be taxed at half rate. However, this benefit is not meant for the shell companies of Mauritius. A shell company is a company जिसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस देन 15 लाख मॉरिशियन रुपीस। ये एक्चुअल डाटा में लिखा हुआ है। अगर किसी मॉरिशियन कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंस 15 लाख रुपए से कम है, ये इंडियन रुपीस नहीं, मॉरिशियन रुपीस, मॉरिशियस में भी रुपीस है। तो अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अरे मैं सोचो ना, आज ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही नहीं, मतलब खोखला कंपनी है, डब्बा है। अरे कोई एक्टिव हलचल वाली कंपनी है तो उसके आए दिन खर्चे भी बहुत होते हैं ना। तो इन लोग ने क्राइटेरिया क्या रखा कि हमारे मॉरिशियस में, सॉरी इंडिया ने बोला कि तुम्हारे मॉरिशियस में कोई ऐसा कंपनी है जिसके ऑपरेटिंग एक्सपेंस 15 लाख से ज़्यादा नहीं है,
तो उसको शेल कंपनी बोलेंगे और उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा हाफ टैक्स वाला। तो मतलब बेनिफिट को लिमिट कर दिया ना। ये रियलिटी वाली चीज बताई, ऐसा हुआ। फिर ऐसा इन लोग ने इंडिया सिंगापुर ट्रीटी में भी डाला। मतलब पहले तो क्या है, तो खुली दुकान थी, ले लो बेनिफिट, आधा टैक्स ले लो। फिर इन लोग ने ओईसीडी का सुनने के बाद है ना एलओबी क्लॉज डाला। अरे डट्टास में भी अमेंडमेंट आते हैं। वो एग्रीमेंट में पॉइंट डाल दिया कि शेल कंपनीज लोग के लिए नहीं है, और शेल कंपनी का डेफिनेशन भी इन लोगों ने बना दिया। 15 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा है तो खोखली कंपनी मानेंगे, उसको हम बेनिफिट नहीं देंगे। अरे फिर क्या होगा, उन लोग को इंडिया वाले टैक्स मारे, और फुल टैक्स। वो हाफ टैक्स वाला बेनिफिट नहीं दिया है। तो सिर्फ पहले तो मैं ऐसे ही बोल दिया था पूरा एग्जाम है, ऐसे पूरा एग्जाम नहीं है, इतना भी कोई दिलदार बन के नहीं बैठे। लेकिन कहने का मतलब है कई बार डट्टा में क्या है, हम लोग को स्पेशल बेनिफिट्स ग्रांट करते हैं दूसरे देश को, लेकिन वो हम दोनों के देश में जो रेसिडेंस उन लोग के लिए मेंट होता है। कोई तीसरे देश वाला उसकी शॉपिंग करने आता है ना तो चाटा मारने का मन होता है, तो उसके लिए लिमिटेशन बेनिफिट क्लॉज रखो। फिर सुनो, एक और सजेशन दिया था, एक पीपीटी टेस्ट रखो, प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट। प्रिंसिपल मीन्स उसमें क्या होता है, मैं डट्टा में ऐसा रूल बनाओ कि अगर भारत को मालूम पड़ा कि इधर कंपनी खोलने का सोल पर्पस वॉज टू टेक एडवांटेज, खत्म, बेनिफिट देना ही नहीं है। तू शेल वेल भाड़ में गया, तू कैसा भी है, तेरा ये कंपनी खोलने का मकसद ये था बेनिफिट लेना। अरे प्रिंसिपल पर्पस फील कर, वर्ड क्या था, प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट। मतलब ऐसा भी लॉ में लिखते हैं, अगर आपका प्रिंसिपल पर्पस वॉज टू टेक द एडवांटेज तो एडवांटेज आपको नहीं देंगे। ऐसा प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट वाला डाल दो। मतलब उसमें फर्क में स्पेसिफिक फर्क क्या है, एलओबी स्पेसिफिक प्रोविजन हो जाता है कि अगर शेल कंपनी हुई, उसका मॉरिशस में खर्चा 15 लाख से ज्यादा नहीं हो रहा है, ऐसा स्पेसिफिक लिखा है, तो उनको बेनिफिट नहीं देंगे। वो स्पेसिफिक एक्सक्लूजन है ना। इन लोग ने बोला स्पेसिफिक छोड़ो, जनरल में बोल दो ना। कोई भी ऐसा गेम खेलेगा ना, हमको मालूम पड़ा गेम खेल रहा है, अब वो गेमर का आइडिया क्या था छोड़ो, हमको लगा ना गेम खेल रहा है तो बेनिफिट नहीं देंगे। वो प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट बोलते हैं। तो फिर एक दूसरा सजेशन था, तीसरा क्या था मैं, डट्टा के हेडिंग में लिख दो, दिस डट्टा इज नॉट मेंट फॉर मिसयूज। फिर वो हेडिंग सुन के थोड़ी फर्क पड़ता है इससे। मतलब इंडियन मॉरिशस डट्टा का जो हेडिंग है ना, वो हेडिंग में लिख दो, दिस डट्टा बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस इज नॉट मेंट फॉर ट्रीटी शॉपिंग, हेडिंग में लिख दो। अरे ऐसा लिखने से कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल फियर आ जाता ना। बट ये भी एक सजेशन था, एक से सुनो फटाफट, मैंने क्या बता दिया, नाम क्या था, ट्रीटी अब्यूज। ट्रीटी अब्यूज या ट्रीटी शॉपिंग भी बोलते हैं। सुन सुन, कमन हिम्मत है, कमन देखो, कमन मशीन मशीन, कमन पत्थर भाड़ में के नींद मीन, कमन बाल खींचो। मैं सच्ची बाल भी खींचता था अपने, मालूम है, नहीं मेरे को ऐसे ही स्ट्राइक नहीं हुआ, मैं खुद बाल खींचता था, बाल खींच के अरे मार भी देने का खुद को थप्पड़ जोर से, इतना ज्यादा मत करना खून होना, मतलब सीधा एकदम एग्रेसिव हो जाना चाहिए। इधर देखो, कमॉन, नहीं खुद को चोट पहुंचाए तो कोई दूसरा मारा सटकती है, ऐसे नहीं, खुद को मारो ना। ये ट्रीटी अब्यूज में थ्रेट क्या था बताया, कि कभी कभी ट्रीटी में कुछ ऐसा फायदा होता है, उस पर नजर पड़ती है तीसरे देश वाले की, और उसकी शॉपिंग करने के लिए उस देश में जाके रेसिडेंट बन जाता है बाय ओपनिंग अ शेल कंपनी। ये थ्रेट था। सुझाव क्या था, ऐसा अगर कोई करे तो आप जो बेनिफिट दे रहे ना, वो लिमिटेशन रख दो उसमें कि ऐसी ऐसी कंडीशन में बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। या फिर प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट रख दो कि अगर हमें लगा कि कुछ होल कर रहा है तो हम उसको बेनिफिट नहीं देंगे। या फिर ट्रीटी के हेडिंग में लिख दो कि ट्रीटी शॉपिंग करना मना है। ये सब सजेशन दिया था, और इंडिया वाले ने क्या उखाड़ा उसमें, तुरंत इंडियन मॉरिशस और इंडिया सिंगापुर ट्रीटी का अमेंडमेंट किया बाय इनकॉर्पोरेटिंग एलओबी क्लॉज विच वाज नॉट देयर अर्लियर। पहले ट्रीटी ऐसे खुली पड़ी थी, आधा टैक्स मारेंगे आधा टैक्स मारेंगे। सिंगापुर के साथ भी ऐसा था। पर एक्चुअली क्यों मालूम है, अपने को गरज थी सिंगापुर और मॉरिशस से फंडिंग आना चाहिए। अपने भी क्यों किए थे सब बताओ, अपने भी शाणे है ना, मोदी भी शाण है। क्या किया था कि अपने को मॉरिशस और सिंगापुर से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट चाहिए थे, तो हम लोग ने इंसेंटिव दिया था, जो हाफ टैक्स। तो पहले तो ऐसे दिल खोल के हाफ टैक्स बोल दिया, लेकिन उसका मिसयूज होने लगा, यूएस वाले एक्चुअली किए थे। हाँ, तब इन लोग ने तुरंत क्या कर दिया, एलओबी क्रॉस अमेंडमेंट के फॉर्म में डाला। तो ये एक्शन टेकन बाय इंडिया भी हो गया ना। नहीं वो चलेगा ना, वो तो अंडरस्टैंडिंग था ना।
वो इंडिया वाले थोड़ी अंधेरे में रह के एग्जाम, इंडिया वालों को मालूम था मॉरिशस में टैक्स नहीं होगा। सुनो, इंडिया वाले को मालूम ही था ना मॉरिशस में कैपिटल गेन्स नहीं है, वो जानते हुए ही बोला ठीक है ना, नहीं है मॉरिशस, हम लोग कैपिटल गेन्स का लालच नहीं रखेंगे। अरे वो इंसेंटिव देने के भी रीजंस होते हैं ना, दो कंट्री के बीच इकोनॉमिक रिलेशन इंप्रूव करने के लिए कोई ना कोई रीजन से। तो कहने का मतलब कभी कभी दो कंट्रीज अपने आपस में ऐसा अंडरस्टैंडिंग रखती है कि उसमें फायदा मिल रहा होता है, लेकिन फायदे का मिसयूज करने कोई तीसरा आदमी आ गया ना तो वो ट्रीटी शॉपिंग हो जाता है, तो उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन वो इंडिया का, फिर वो इंडिया में उसको 180 डेज रहने का नहीं, बात में इधर से एनआर बन के उधर का आर बन जाओ, वैसे भी हाँ तो भी कर सकते हैं। बट वो प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट क्या बोलता है कि अगर आपका पर्पस यही था ये सब गेम खेलने का तो बेनिफिट नहीं देंगे। सुनो, यह है गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। तुमको गार का जो छोटा वीडियो दूंगा ना उसमें ये सब चीज है, मैंने एक तरह से पढ़ाई दी है, लेकिन उसको पूरा पैकेजिंग करके वीडियो में मिलेगा, लेकिन वीडियो में मेजर एक्सप्लेनेशन यही मिलेगा, रिपीट होगा पूरा वो पूरा। तो इंडिया वालों ने ना गार वाला चीज भी चालू किया। गार का नाम क्या है? जनरल एंटी अवॉइडेंस। मतलब वो जनरल मतलब ऐसा रखा है ना कि हमको लगा ना कुछ तू झोल कर रहा है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये सुनो, आज रिलेटिव को पेमेंट करते हैं ना तो एक्सेस अमाउंट डिसअलाउड है। मेरे को बताओ, रिलेटिव को पेमेंट करते तो क्या होता है? बिजनेस का चैट में क्या था बताओ? मैं थक रहा हूँ क्या? देखो मैं थक रहा हूँ कि अंदर कहीं ना कहीं वो है, नॉन स्टॉप बोले जा रहा हूँ। मेरे को बताओ, पेमेंट टू रिलेटिव का थियरी बताओ क्या था? रिलेटिव को पेमेंट करते तो एक्सेस पेमेंट डिसअलाउड हो जाता ना, तो पब्लिक क्या सोचती है, यार रिलेटिव को पे करूंगा तो एक्सेस डिसअलाउ हो जाएगा, तो वो लोग क्या करते हैं, दोस्त को पे कर देते हैं। रिलेटिव में कौन है? हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर है ना, मामा को पे कर दो, चाचा को पे कर दो, लेकिन मैं एक्सेसिव पे करके रखूंगा। तो लॉ में तो क्या बोला है, हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर को पे किया तो एक्सेस डिसअलाउड है। अब वो तो हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर, वो तो मेरे अंकल है, चाचा है, लेकिन तूने चाचा के साथ मिलके कांड तो वही कर दिया ना, एक्सेसिव पेमेंट करके। लेकिन इनकम टैक्स वाले 40A में तेरे को नहीं पकड़ पा रहे, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक प्रोविजन में नहीं पकड़ पा रहे, तो उधर गार आ जाता है जनरल। मिस लॉ ने क्या बोला है, ठीक है तू 40A के चंगुल से तो बच गया क्योंकि हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर नहीं है, चाचा है, लेकिन तेरे नियत देख के हमको लग रहा है कि तूने कुछ गलत इरादे से किया है, तो हम उधर भी एक्सेस डिसअलाउ करेंगे। ये होता है इंडिया में। हाँ, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट, या फिर बोलते हैं जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। बातों बातों मैंने गार का ग्लिम्स दे दिया है, काफी चीजें गार के वीडियो में आएगी वो बता दिए मैंने। तो एक से मैं जा रहा हूँ, एक से रुको, जा रहा हूँ। ये क्या था? ट्रीटी अब्यूज है ना, ये क्या मालूम है क्या? ज्यादा नहीं, अपने से क्या होता है सुना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कोई भी जो पहली बार पढ़ रही होती है ना, ऐसे ना पत्थर की तरफ सिर पे पड़ी है इधर, लेकिन क्या जैसे वक्त बीतता है ना वो हल्का लगता है, ये स्पंज जैसा लगता है। हाँ लगेगा ऐसा, वो स्टार्टिंग में आता है हटा, जैसे ये देखो अचानक मैं ये सब लाइट बंद कर दूंगा ना, अभी तो दिन है उजाले के टाइम, सॉरी, अचानक सब लाइट बंद कर देते ना, एक बार रात का टाइम इमेजिन करो, रात के टाइम पे सब लाइट बंद कर दो, मैं बोलना चाहिए बोलने दो, तो एकदम अंधेरा अचानक लगता है ना, अचानक अंधेरा लगता है। थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहो रात के अंधेरे में, धीरे धीरे दिखने लगेगा, उधर मम्मी सोई है, उधर भाई सोया है, इधर ये सब दिखने लगेगा। इतना क्लियर नहीं दिखता है ना, यही तो दिस प्रूव्स व्हाट, इमीडिएटली देखते झटका ही लगता है, सेटल होने का सब लगता है। तो ये अभी एक साथ आ रहा है ना, इसलिए ये ज्यादा थोड़ी पड़ा है। ट्रीटी अब्यूज हो गया, फिर ये क्या है? पी अवॉइडेंस, आर्टिफिशियल अवॉइडेंस ऑफ पी। ये तो तुम लोग भी दिमाग से सोच सकते हो, लोग है ना अपना परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से अवॉइड करने की ट्राई करते हैं। एनआर लोग को भारत में टैक्स कब मारते बताओ? बिजनेस का, जब उसका इंडिया में पी है, तो उन लोग का दिन रात मेहनत क्या रहता है मालूम है? ऐसा कुछ करूं कि मैं अब पी वाला टैग ना लगे, क्योंकि मेरे पे अगर पी का टैग लग गया ना, भारत चढ़ बैठेगी, टैक्स मार देगी, ये बोल के तूने भारत में अड्डा जमा लिया है। तो वो लोग पी को अवॉइड करने का ट्राई करते हैं। तो पता है पी को अवॉइड करने का ट्राई क्या है?
ऐसा दिखा तो हमारा जो इंडिया में जगह है ना वो सड़पियो है। स्टोर है, मैंने बताया था ना, प्लेसमेंट सोनली फॉर डिस्प्ले, डिस्प्ले, परचेज, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग, एनी अदर प्रिपेरेटरी ऑक्सिलरी एक्टिविटी। मतलब ऐसा बता देंगे हमारे खार में जगह है, बहुत बड़ी ऑफिस है, 5,000 स्क्वायर फीट की जगह मानते हैं, लेकिन उधर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं होती है। तो इन लोग क्या करें मालूम है, एक्चुअली इंडिया से इनकम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन क्या है, ऐसे 5-6 लोकेशन ले लिया है, उसमें अपनी एक्टिविटीज को फ्रेगमेंट कर दिया है। ऐसा बोला परचेजिंग तू करना, बाद में बेचने का काम एक अलग कंपनी फॉर्म कर दी, उसको बोला तू बेचना। अरे मतलब वो उसका इंडिया में इनकम कमाने का इरादा ही है, जगह भी उसके लिए ली है, लेकिन वो जगह क्या दिखा रहा है, हाँ यहाँ तो खाली परचेजिंग हो रही है, परचेज यहाँ पे स्टोरेज हो रहा है, लेकिन माल बेचने के लिए उसने एक सेपरेट कंपनी फॉर्म कर दिया है। अरे वो अलग दिखेगा ना, उसको ना तू बेच, मतलब उसने अपनी एक्टिविटीज को फ्रेगमेंट कर दिया, स्प्लिट कर दिया है, सो डेट ऐसा लगेगा कि मेरा तो भारत में खाली सड़पियो है। और मैंने बताया था अगर किसी का भारत में सिर्फ सड़पियो जगह होता है तो उसको पी नहीं बोलते, तो लोग उसके लाइंस पे सोच के आइडियाज निकालते हैं। या फिर इन लोग क्या करेंगे, ऐसे 5-6 जगह ले लेंगे, इधर तो सिर्फ स्टोरेज हो रहा है, इधर तो डिस्प्ले हो रहा है, ऐसे नई नई करके कमा लेंगे। मतलब ये भी आइडियाज इन लोग यूज कर रहे हैं। ओईसीडी ने बोला था कि तुम लोग थोड़े चौकन्ने रहो, लोग मामू बनाते, तुम्हारे देश में मस्त में जम के कमाते, लेकिन ऐसा बिहेव करते जैसे हमारा खाली सड़पियो ही हो रहा है, मीन्स बाय फॉर्मिंग अ सेपरेट कंपनी और उसके पीछे एक्टिविटी स्प्लिट कर दिया। मतलब 100 टेक्निक्स निकालते, इतना डीपली नहीं पढ़ना अपने को, ऐसा करते। तो उसने सुझाव क्या दिया, एंटी फ्रेगमेंटेशन रूल निकालो। कोई भी ऐसा अपनी एक्टिविटीज को फ्रेगमेंट मतलब स्प्लिट करता है तो उसको तुम टोटलिटी में देखो, मतलब ये सुझाव दिया था। फिर पता है एक और रूल है, हर डट्टा में रूल होता है। मैंने क्या बता था, इंडिया में पी कब बोलते हैं, जब उनका एजेंट होता है, एजेंट होता है, बता था ना, एजेंट होता तो पी बोलते हैं। एजेंट कैसा हो, ढक्कन हो, ढक्कन। अरे एजेंट ढक्कन जैसा होना, ढक्कन मतलब डिपेंडेंट, मतलब वो एजेंट है ना, सुने पॉइंट मालूम है, नया नहीं है, वो एजेंट ऐसा होना चाहिए खाली उस एनआर के लिए माल बेच रहा है, थोड़ा बहुत किसी और के लिए बेचेगा, लेकिन मेनली एंड होनली फॉर दैट एनआर माल बेच रहा है, डिपेंडेंट। फिर सी क्या था, मतलब वो एजेंट को इतनी अथॉरिटी है ना कि इंडिया में या तो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर देता है, प्लीज सुनो ना, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर देता है, या फिर प्लेस प्रिंसिपल रोल विच लीड्स टू कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा करते तो सुनो, याद है, तो इसमें एजेंट होना भी पी बोलते। बाद में कोई फिजिकल जगह नहीं भी हुआ, एक आदमी को भी इंडिया में पी ऐसा बोलते ना। तो पता है इसमें पहले क्या था, पहले डट्टास में ऐसा रूल था कि एक देश का वासी अगर दूसरे देश में एजेंट रखता है और वो एजेंट डिपेंडेंट है और वो एजेंट को फुल अथॉरिटी दिया टू कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट, क्या था, कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट। अरे पहले वो रूल नहीं, वो वाला पॉइंट नहीं था, प्लेस प्रिंसिपल रोल लीडिंग टू कंक्लूजन कॉन्ट्रैक्ट। पुराने लॉ में कैसा था, अगर एजेंट पूरा फुल एंड फाइनल कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर देना चाहिए तो बोलेंगे उसका इंडिया में पी है। तो ये चीज भी ओईसीडी ने पब्लिक को बोली थी, भाई तुम लोग कैसा रूल बना रहे हो एजेंट वाला, लोग इतने शाणे क्या करेंगे, दूसरे देश में अपना एजेंट रखेंगे और एजेंट को बोलेंगे तू सब काम कर लेकिन कंक्लूड मत कर, साइन वाइन मैं कर दूंगा, तू सब कर ले। ऐसा भी होता है मार्केट में, अरे ये बोला उन लोग ने और आप लल्लू बन रहे हो। तो फिर ओईसीडी को लोगों को क्या करे सर, क्या करे, अमेंड करो, ऐसा रखो कि एजेंट अगर कंक्लूड ना भी करे, प्रिंसिपल रोल भी प्ले कर रहा है तो उसको भी पी मान लो, ऐसा बोला और इंडिया वालों ने अडॉप्ट भी किया। अरे मतलब ये सब बातें तुम लोगों को नॉलेज है, लेकिन ये बातें ना ओईसीडी ने रखी थी कि दूसरे देश में जब एजेंट रखते तो लोग क्या करते, एजेंट को पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं करने देते, सारा काम उससे करो, लेकिन लास्ट में साइनिंग वाइनिंग अपने हाथ में रखते। और पहले वो चीटिंग चलती भी थी, कितने लोग उससे पीड़ित भी हुए। बाद में अमेंडमेंट्स क्या आ गया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड भी नहीं हो रहा है, प्रिंसिपल रोल प्ले हो रहा है तो भी उसको पी मानेंगे। ये ओईसीडी के सुझाव के बाद आया है, मैंने तो तुमको अमेंडेड चीज ही पढ़ाई है, लेकिन पहले थ्रेट थी ना जब ओईसीडी ने एक्शन प्लान्स निकाले थे। तो
एक और नॉलेज, एक लास्ट बजा ही रहा हूँ, सुनो। एक मिनट भी ना, कसम खा के बोल रहा हूँ, सुनो। नहीं ये नहीं तो ये कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो इतने के लिए पेंडिंग रह जाएगा। मेरे को बताओ, इंडिया में एजेंट रखना पीई बोलते हैं कि नहीं उसको? एक और चीज है, अगर फॉरेन की कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी का इंडिया में प्रोजेक्ट चल रहा है, 12 महीने तक प्रोजेक्ट चलता है ना, तो जम गया तू, इंडिया में पीई है तेरा। ऐसा रूल होता है, डट्टास में होता है। मैंने कभी पढ़ाया नहीं तुम लोग को, क्योंकि अपने इनकम टैक्स एक्ट में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मोस्टली बड़ी बड़ी कंट्रीज के पीछे डट्टा होता है। जैसे इंडिया मॉरिशियस डट्टा है ना, तो इंडिया वालों ने क्या बोले, ये मॉरिशियस तेरे यहाँ की कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी, सुन ना, इंडिया में कोई प्रोजेक्ट ली रोड बनाने का, फ्लाईओवर बनाने का, अगर वो प्रोजेक्ट 12 महीने तक चला ना, फिर हम लोग बोले भाई तू तो अड्डा जमा लिया इधर, चल एक आध महीने में प्रोजेक्ट करके निकल गया तो समझते, लेकिन तू 12 महीने और मोर प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब तेरा इंडिया में पीएफई टैक्स मारेंगे। अरे ये रूल होते हैं, हर डट्टा में होते हैं। तो पता है लोग चीटिंग करने वाले क्या करते हैं, मॉरिशस वाला क्या करेगा, वो प्रोजेक्ट लेगा ना, 2 पार्ट में करेगा, 2 कॉन्ट्रैक्ट्स बना देगा। एक कॉन्ट्रैक्ट वाला आधा रोड बनाने एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, और दोनों कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा है प्रोजेक्ट 6-6 महीने चल रहा है। अरे क्योंकि क्या था, 12 महीने तक प्रोजेक्ट चला तो पीई मान लेंगे। तो उन लोग क्या करते, प्रोजेक्ट्स को स्प्लिट कर देते, 2 कॉन्ट्रैक्ट्स बना देते हैं। अरे कॉन्ट्रैक्ट भी स्प्लिट कर देते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट ऐसा बनाता है, 6 महीने में आपके यहाँ पे इतना डोंबिवली से इधर वाला रोड तैयार हो जाएगा। फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि घाटकोपर से यहाँ वाला रोड हम लोग बना देंगे 4 महीने में। ऐसे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट बना देते। ऐसे इन लोग अड्डा जमा के बैठ गए, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 12 मंथ से कम रखते हैं, ताकि उनके ऊपर पीई नहीं आए। ऐसा भी मार्केट में चलता है, ये भी ओईसीडी बोली, इसका भी ध्यान रखो कि अगर इन लोग कॉन्ट्रैक्ट स्प्लिट कर रहे हैं ना, तो उसको टोटल करके देखने का। 3 टाइप के पाप बताए थे, बताओ। लोग सड़पियों वाली एक्टिविटी का मिसयूज करते, फ्रैगमेंटेशन करते, और एजेंट को फुल अथॉरिटी नहीं देते, मोटा मोटी मतलब कंक्लूड करने में मना करते, और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट्स को स्प्लिट कर देते, ताकि लोग अपना पी वाला स्टेटस अवॉइड कर सके। नाम ही क्या था, देखो, आर्टिफिशियल अवॉइडेंस ऑफ पी। मैं पी तक आज खत्म कर चुका हूं, इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल अवॉइडेंस ऑफ पी। ये डिजिटल इकोनॉमी था, है ना, हाइब्रिड मिसमैच था, ये क्या है, अरे मैं इधर आ गया तो अटक नहीं सकता ना वापस। कंट्रोल फॉरेन कंपनी था, है ना, वो इधर इंडिया में डिविडेंड लूंगा ही नहीं कर रहा था। इंटरेस्ट था, हार्मफुल टैक्स पे इंडिया में इनोवेशन कर रहे, सब बाहर रजिस्टर कर दिया ताकि रॉयल्टी पे इंडिया मुंह नहीं मारे। प्रेफरेंशियल टैक्स रिजीम था ना, ट्रीटी अब्यूज, इंडिया मॉरिशस बताया था, आर्टिफिशियल अवॉइडेंस ऑफ पी।